तो मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है, ये आसान है कि टफ है या गाइडेंस के बाद आसान है? यहाँ पर कई बार लोग कहते हैं मुझे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ यार तुम्हें नंबर दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब क्या? इसका मीनिंग पता है आपको क्या होता है? इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, आपको पैसा चाहिए तो आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे बांटूँ? नहीं, पैसा नहीं बांटना, पैसे के बिलीव बांटने हैं। डू नॉट शो टू द वर्ल्ड के आप सबसे। अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वो मैनिफेस्टेशन से उसको अगर ठीक करना चाहता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या मैनिफेस्टेशन काम आएगा? ये याद रखिएगा, आप कभी भी गार्बेज ना ले दुनिया का, इवन गाने भी ना सुने ऊट पटांग, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, भैया तेरा रह गया होगा, बोला करें एकदम से ट्रांस से बाहर निकले। अभी क्या बोला ये? 99.9% लोग अपने चेहरे को और बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी कि प्रेजेंट में उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हमें एक साथ मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहिए या हमें अलग अलग मैनिफेस्ट करना चाहिए? यहाँ की पिक्चर काम नहीं करती, लोग सारी गोल सेटिंग यहाँ करवा रहे। बावलेपन का सबसे बड़ा काम है ये, पागलपन है कि यहाँ पिक्चर बना लूँगा। विजन बोर्ड पागलपन के काम कर रखे हमारे देश में, विजन बोर्ड। यहाँ पर पिक्चर तब तक काम नहीं करेगी जब तक उस पहली चीज़ आप छोड़ दीजिए। ये बहुत खतरनाक है आपके गट बैक्टीरिया के लिए और गट लाइनिंग के लिए। ये बहुत खतरनाक है आपके पूरे के पूरे सेंसर्स के लिए जो गट के अंदर। आपके मैंने वीडियोस देखे और आपने मिल्क को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध को एक जहर बोला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे? पहले सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो मैनिफेस्टेशन, इस पे तो हम बात करेंगे और मैं चाहूँगा, लेकिन इसमें जो मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप जो लोगों के मिथ हैं या जो लोग गलत प्रोसेस में जा रहे हैं या जो गलत प्रक्रिया समझ रहे हैं मैनिफेस्टेशन की या एनएलपी की या इन टॉपिक से जुड़े हुए जो भी वो चीज़ें गलत देख रहे हैं, समझ रहे हैं या कर रहे हैं फॉलो, उन मिथ को आप ज़रूर मिटाइएगा आज, क्योंकि ये एक सोल पर्पस है इस पॉडकास्ट का कि मैं दिल से चाहता हूँ कि लोगों के डाउट्स ज़रूर क्लियर हों और गलत रास्ते पे जाने से बिल्कुल बच सके। मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ मैनिफेस्टेशन से। सबसे पहले एक आसान भाषा में, एक 15 साल का बच्चा है जो थोड़ा रिबेलियन नेचर का होता है। जैसे आप कुछ भी बोलते हैं तो वो कहता है कि यार ऐसे नहीं होता, या मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक ऐसे रिबेलियन नेचर के बच्चे को अगर ये समझाना हो कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? सिंपल सी बात तो यूँ समझिएगा कि किसी को भी समझाने के लिए सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन से पहले मैं उस बच्चे के साथ थोड़ा-सा अपनी तालमेल की भाषा क्रिएट करूँगा। जब भी आप किसी के साथ बात करें, तो उसके साथ बात करने के सिर्फ 2 ही तरीके या प्रतीक होते हैं। नंबर 1, या तो आप उसके किसी दर्द को ठीक करें या किसी गेन को, यानी कि किसी लाभ को उसे बताना पड़ेगा। याद रखिएगा, कोई भी आदमी बात करने के लिए तैयार है। 15 साल का बच्चा रेबेलियन इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारे कई अनुभव या रेफरेंस हैं कि उन्होंने जिन लोगों ने उनसे साथ बात करी है, जिस टीचर्स ने बात करी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसको वो चीज़ नहीं मिल पाई जो उसे चाहिए। इसीलिए वह अपनी रिबेलियन से ये शो कर रहा है, अपने एक क्रांतिकारी विचारों से ये शो कर रहा है कि मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाना चाहिए। उसका एक हमेशा दृष्टि का कोण है लाइफ में, हर एक आदमी के पास होता है, उस 15 साल के बच्चे का भी है। जैसे ही मैं उसके साथ रैपो एस्टेब्लिश कर लूँगा, यानी कि अपने तालमेल को बना लूँगा, फिर मैं उसके गोल की बात करूँगा। आज ऐसा कोई बच्चा नहीं है, और 15 साल के बच्चे के पास तो हमसे बड़े गोल्स होते हैं शुरू में, लेकिन उन गोल्स को हमारी सोसाइटी में, स्कूल्स में या पेरेंट्स के द्वारा ड्राइंग रूम में मार दिया जाता है। उसे कहते हैं नहीं भाई तुम इतना कर लो। उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता सोसाइटी में इतनी आसानी से। यस, कई बार आप देखिएगा, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, मनोविज्ञान की बात करूं, तो हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को, यानी कि जो हम हमारी खुद की आंतरिक छवि है, उसे बर्बाद कर देते हैं, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। हमें बचपन में प्रोग्राम कर दिया जाता है कि तुमसे ये नहीं हुआ तो तुम इडियट हो, तुमसे ये ऐसा करना था तुमने ऐसे कर दिया तो तुम इर्रेस्पॉन्सिबल हो, तुमने ये गलत किया तो तुम अब आई मीन यू आर नॉट ए गुड बॉय और गुड गर्ल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस तरह के हमारे बिलीफ क्रिएट कर दिए जाते हैं माइंड में कि हम अपनी रियल ऑथेंटिक या जेन्युइन सेल्फ इमेज को, आंतरिक छवि को खो देते हैं। और उसका खोने का ही पहला सिग्नल यह है कि वो बच्चा रेबेलियन हो जाता है और वो इस नेचर को शो करता है। इसे आप गलत ना समझें, इसे ये समझें कि इस बच्चे के पास अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं
जिनको आपको समझना है एक फादर के होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, या फिर मेरे जैसे एक मेंटर होने के नाते। तो अब जैसे आपने बोला कि मैं उसकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा, उसके गोल्स को समझूंगा और वो, लेकिन अब वो ज़ीरो पे आ गया फॉर एग्जांपल, या जब वो आपको वेलकम कर रहा है कि आप उसकी बात भी सुने और वो, अब उसे मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? क्या मैनिफेस्टेशन काम करता भी है कि नहीं? ये आप उसे कैसे समझाएँगे? सिंपल सी बात है, हम जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं। जीवन में याद एक चीज़ को याद रखना हो कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो कभी भी यथास्थिति के लिए नहीं बना, स्टेटस को के लिए नहीं बना। वह हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, वह ग्रो करना चाहता है। हमेशा आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज ज़्यादा हो, हमेशा आप चाहते हैं आपके दोस्त अच्छे हों और अच्छे हों, बिल्कुल। आपकी सेहत और ज़्यादा हो। हमेशा आप चाहते हैं कि और बेहतर सोसाइटी में, जीवन के बेहतर लेवल पर, स्तर पर आप पहुँचे। आप चाहते हैं कि आपके पास धन भी ज़्यादा बढ़ता रहे। याद रखिएगा, ये हमारी ह्यूमन नीड्स हैं जो उस बच्चे की भी हैं। इसके अलावा दो हमारी स्पिरिचुअल नीड भी होती हैं। उसमें से एक होता है कि हम हमेशा ग्रो करना चाहते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक बच्चे के पास दोबारा उसे बताई जाएगी तो वह इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि वो किसी भी बिहेवियर को अभी भी करते हुए कोई ना कोई इंटरनल ह्यूमन नीड को पूरा कर रहा है। तो अगर उसे बताया जाएगा कि आप एक बेहतर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपना एक लक्ष्य बना सकते हैं, जहाँ पर आपके पास वह जगह हो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, वह देश हो जहाँ पर आप विजिट करना चाहते हैं, वो लोग हो जिनके साथ आप बैठना उठना चाहते हैं, वह जीवन का स्तर हो जहाँ पर आप अपने आप को बेहतर सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं, वह सोसाइटी हो जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, इन्हीं चीज़ों को तो वो चाहता है, इन चीज़ों से उसे काट दिया गया है, इसीलिए वह दुखी महसूस कर रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना हमारे माइंड की, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से ये ओरिजिनल इच्छा है, ये कोई स्पेशल नहीं है। जीवन में मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप हेल्दी रहना आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। बीमारी के लिए आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे खराब खाने को खाते हैं, आप उन्हें छोड़ दें तो आप अपने आप हेल्दी रह सकते हैं। परेशान होने के लिए आपके पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट आपके पास पड़े हैं, अगर आप उन्हें किसी तरह से हैंडल करना सीख लें, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एनएलपी, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट आपके पास हैं ही। उसी तरह से याद रखिएगा, इस समय अगर आप किसी चीज़ की कमी से जी रहे हैं, मैं उस बच्चे को ये भी कहूँगा, वो किसी भी चीज़ की कमी है, चाहे वो पैसे की है, चाहे रिश्तों की है, चाहे किसी पर्टिकुलर गोल की है, तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आपने कोई ना कोई ऐसा इंटरनल प्रोग्रामिंग की हुई है गलत, जिसको आपको छोड़ना होगा। और वो सारी चीज़ें उसके लिए अगर उसे बताया जाए कि कुछ चीज़ों को बदलाव करके आप इन चीज़ों को पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो उन्हें पाने के लिए अपने मेंटर के साथ ज़रूर बैठेगा। क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी पल पे दुखी होना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे माइंड का एक रूल है, प्रतीक, वो ये है कि हम हमेशा किसी पेन को अवॉइड करना चाहते हैं और किसी गेन की तरफ जाना चाहते हैं। किसी दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं और किसी लाभ की तरफ जाना चाहते हैं। और ये दो चीज़ जैसे ही मैं उसको दिखाऊँगा, बताऊँगा, ये इसको क्या मैं किसी को भी बताऊँगा कि वो इमीडिएटली उसके लिए तैयार हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है, ये आसान है कि टफ है, या गाइडेंस के बाद आसान है? ये सिंपल बहुत आसान है, लेकिन गाइडेंस के साथ आसान है, वरना छोटा-सा एक एंगल बर्बाद कर सकता है। छोटा-सा एक एंगल। खुद सोच के देखिएगा कि एक रेलवे ट्रैक है, उसमें 2 लाइनें हैं, उन दोनों के बीच में एक समांतर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी और 100 मील दूर भी। लेकिन एक ट्रैक में अगर आप 0 आई मीन 0.0000001% का हल्का-सा डिस्टेंस क्रिएट कर दें, आई मीन एंगल क्रिएट कर दें, तो 1000 मील के बाद ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हज़ारों मील का हो जाएगा। यानी कि अब आप ये कहेंगे कि वो ट्रैक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल यही हमारे साथ हो रहा है। आप बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन या अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मैनिफेस्टेशंस के रूल सीख रहे हैं इधर-उधर से। लेकिन गड़बड़ ये हो रही है कि सिर्फ़ आपको 0.0001% का सिर्फ़ अगर डेविएशन मिल गया किसी के बिलीफ से, किसी के द्वारा दिए गए विश्वासों से, यकीन से, आस्था से, तो आप अपने लक्ष्य से हज़ारों मील दूर जा चुके हैं, जहाँ से आप लौटना भी नहीं चाहेंगे और कहेंगे बस यही शायद मेरी नियति थी। सही बात तो यह है कि हर चीज़ को आपको समझना इस तरह से होगा कि क्या ये मैं जो भी कर रहा हूँ, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। समझने की कोशिश ये भी करनी है कि अगर हम किसी बासी भोजन को नहीं पचा सकते, तो बासी आइडियाज़ को भी नहीं पचाना होगा। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बासी आइडिया मुझे दिया जा रहा है, तो मुझे किस तरह से दिया जा रहा है और इसका फ्रेश आइडिया क्या होगा। हम कुछ एक चीज़ों को सिर्फ हमने मान लिया है कि हम ऐसा करेंगे तो मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। उनमें से कई चीज़ें जब मैं लोगों से कहता हूँ कि कैसे आ जाएगा, बताओ तो सही, तो वो कहते हैं कि बस मुझे तो यही बताया गया है। और बहुत सारे मिथ वहाँ पर हमने रखे हुए हैं कि
इस टाइम ये करना है, या इस बात को कहना है, या इस जगह पर ये पिक्चर बना लेनी है, और इस जगह पर फलां चीज़ लिखी हुई है तो ऐसा है, ये नंबर मुझे दिखाई देगा तो ऐसे हो जाएगा। और इन मिथ में फंसकर हम उस 1% एंगल पर चल पड़े हैं जो हमें बहुत दूर ले जा सकता है। आपने जैसे टाइम की बात करी या कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करी कि जब आप ऐसा कोई टाइम पे ये बोलना है, जैसे 11-11 चलता है, और या आपने बोला कि कुछ टाइप के सेंटेंस है कि मुझे ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास मुझे मिल जाए, इस टाइप की चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती। मेरा सवाल ये है कि लोगों को ये कैसे समझ में आएगा कि कब कौन सी चीज़ कैसे करना है, या किस चीज़ के लिए किस, मतलब एक होता है एक समय है, जैसे उन्होंने बोला आपको इस समय पे करना है, अगर उसका वो समय भी नहीं रहेगा, तो उसे कब क्या करना है, ये कैसे वो शुरुआत कैसे करें मैनिफेस्टेशन में? मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को फिर धीरे-धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहली तो बात ये है कि मैनिफेस्टेशन का मीनिंग क्या है, इसे अब साइंटिफिकली हमें समझना होगा। आप किसी चीज़ का लक्ष्य तैयार करते हैं या पाने की एक जिज्ञासा रखते हैं। पहली तो बात को आपको यूनिवर्स से माँगना नहीं है। यूनिवर्स अगर आप एक फादर की तरह लेते हैं तो बच्चे को कभी भी फादर नहीं चाहता कि वो एक बेगर बने, भिखारी नहीं बने, बिल्कुल। जिज्ञासु बने। पहली तो बात ये है। जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं या जो चाहते हैं, मांगने का वर्ड आया जरूर है, जिज्ञासा जिसकी आप रखते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है आपके पास, उसकी तीव्रता कितनी स्ट्रांग है। क्या वह तीव्रता आपके माइंड के 86 बिलियन ब्रेन सेल को, जिसको आप न्यूरॉन कहते हैं, जो न्यूरल पाथवे बनाते हैं, क्या वो बना रही है? अगर नहीं बना रही है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे ही कहते हैं कि आप ये बोलते रहो, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, यह रूल कुछ इस तरह से है कि 1000 लोगों में से एक के लिए काम कर गया तो हम इसे रूल नहीं मान सकते। वहाँ पर और भी कई चीज़ रही होंगी, ठीक है ना? बात तो ये है कि अगर 100 में से 90 लोग ऐसा कर रहे हैं और उनको ही ऐसा हो रहा है तो मैं इसे रूल मानूंगा, नहीं तो ये रूल नहीं है। तुक्का हो सकता है तो एक। ये तुक्का हो, फ्लूक हो सकता है, फ्लूक। तुक्का हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, अगर मैं ये कह रहा हूँ आई एम आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो एकदम से मेरा इंटरनल डाउट कह रहा है झूठ मत बोलो। रिच आदमी आदमी के पास ये सब चीज़ें होती हैं, रिच आदमी वहाँ रहता है, रिच आदमी का ऐसा मकान होता है, तेरे पास नहीं है। यानी कि मेरे इंटरनल वर्ल्ड में से ही मुझे कॉन्ग्रुएंस नहीं मिल रही है, एक रूपता नहीं मिल रही है। अगर मैंने ये भी कह दिया कि ठीक है आई एम बिकमिंग रिच, इसमें आपका इंटरनल डायलॉग कोई गलत नहीं आता, क्योंकि मैं बन रहा हूँ रिच, ये हर रोज की प्रक्रिया को आप पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन यह मात्र एक सेंटेंस होकर रह जाएगा, यह बेकार की चीज़ है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी पार्टी में अब आप जाते हैं, 10 साल 15 साल पुराना कोई दोस्त आपको दिखाई देता है, आप कहते हैं यार मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन एक चीज़ भूल गया, आपका नाम। पता है नाम क्यों भूलते हैं? क्योंकि नाम आपका वॉइस में पड़ा था, आवाज़ में पड़ा था, ऑडियो में पड़ा था, चेहरा आपके विजुअल में पड़ा था। लेकिन कई बार आप 20 साल बाद चेहरा भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखी तो आप 50 साल बाद भी साइकिल चला लेंगे। बिल्कुल। क्यों? यहाँ पर 3 तरह की मेमोरी है। इन्हें यूँ समझिएगा, सबसे कमज़ोर जो मेमोरी है वो हमारी ऑडियो मेमोरी होती है, जिसे हम कई बार आधे घंटे बाद भूल जाते हैं। यार क्या नाम बताया था आपने? ठीक है ना? क्योंकि नाम ऑडियो में था। लेकिन चेहरा हमारा विजुअल में था, तो उसे हम बहुत दिनों तक याद रखते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे, एक रूल जो आएगा, जो मैं बताऊँगा 5 रूल, उसमें से है कि आपका आपके पास विजुअल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये विजुअल भी हो सकता है कि आपका माइंड ना ले रहा हो। सवाल ये है कि आपकी फीलिंग कितनी बनी है। फीलिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो जो आपकी काइनेस्थेटिक मेमोरी है, जो आपकी मसल मेमोरी है, जो आपकी फीलिंग मेमोरी है, वह कितनी गहरी गई है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप सिर्फ इतना कर रहे हैं तो आप अधूरा कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का दूसरा रूल ये भी है कि मैनिफेस्टेशन जब आप कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस को ही इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अवसरों को, उन लोगों को, उन जगहों को देखना शुरू कर दे जहाँ पर आपके लिए उन गोल्स को पूरा होने की संभावनाएं छुपी हुई है। इसे यूँ समझिए प्रतीक के हमारे पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ एनएलपी में। इन 86 बिलियन न्यूरॉन के अंदर एक खास बात होती है कि किसी भी थॉट को लेकर फायरिंग एंड वायरिंग करते हैं। इस समय मैं कहता हूँ कि 13 दूनी 26 होते हैं, 13 दूनी 26, तो ये फायरिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं इसे बार बार प्रैक्टिस करूँगा 50 बार 60 बार, तो ये वायरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक इसे प्रैक्टिस भी करता रहूँगा, तो इसके ऊपर अब इंसुलेशन भी हो जाएगा। इसे हम इंसुलेशन, माइलिन इंसुलेशन कहते हैं, MYELIN। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ फायरिंग से काम नहीं चलेगा।
आपके न्यूरॉन्स को वायरिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं, और वो न्यूरल पाथवे भी टूट जाएगा। अब इसके ऊपर आपको इंसुलिन माइलिन इंसुलेशन करना होगा, जिसे टैलेंट कोड नाम की किताब में पूरा डिकोड किया गया है कि जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं इवन बड़े बड़े गोल्ड मेडल्स, वो क्या करते हैं, वो अपने माइंड में किस तरह से उस इंसुलेशन को करते हैं। तो टैलेंट कोड ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है और डॉक्टर्स भी माइलिन इंसुलेशन को जानते हैं। जैसे ये किसी भी टारगेट के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी काम के लिए, किसी मैनिफेस्टेशन के लिए ये माइलिन इंसुलेशन हो जाए। लेकिन इंसुलेशन कब होगा, इसकी दो प्रक्रियाएं हैं जो मैं अक्सर बताता हूं कि भाई हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर ने की थी। तो जैसे ये माइलिन इंसुलेशन हो गया तो ये मैसेज अब आपके एक पर्टिकुलर पार्ट को जाएगा। उस पार्ट का नाम है आपके ब्रेन में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक सचमुच में मेडिकल टर्म है। ये वैसे नहीं कि मैं कहीं से वेग ला रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं वेग नहीं बोलूँगा। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में आप छुपी हुई है कि मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ये आदमी चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए, ये टीम चाहिए, ये मुझे फ्यूचर चाहिए, ये मुझे जीवन में इस जगह पर जाना है, तो अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस माइलिन इंसुलेशन के तहत जो नेटवर्क बना हुआ है, ये आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को देगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का एक रोल है, इसे समझ लीजिएगा। यही आपका यूनिवर्सल मैसेज है जो मैं अब आपको दूंगा। वो ये है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब सिर्फ आपके सामने हजारों चीजों में से एक चीज को छांट लेगा, जो वो जान लेगा कि ये चीज इस आदमी के काम आएगी इस गोल को पूरा करने के लिए। ये वो आदमी है, ये वो जगह है, ये वो शहर है। आपको हजारों चीज दिखाई देंगी लेकिन आपकी आंखें सिर्फ एक ही आदमी पर टिक जाएंगी। आपको हजारों चीजें सुनाई देंगी लेकिन अचानक आपका माइंड एक चीज को पकड़ेगा, यार ये बेकार की बात है, ये करते हैं, ये इस आदमी ने ये बोला, इसे ट्राई करते हैं। आपके पास हजारों तरह की फीलिंग आएगी कि चलो दारू पी लेते हैं, चलो किसी के साथ लड़ लेते हैं, चलो टाइम पास कर लेते हैं, चलो फेसबुक पर बैठे बैठे घंटों बिता देते हैं। लेकिन अचानक फेसबुक पर अचानक ऐसी चीज दिखाई देगी, वहीं आप रुक जाओगे और फिर उसे नोट करके बंद भी कर दोगे। यानी कि आपकी फीलिंग आपको गाइड कर रही है, आपकी आंखें गाइड कर रही हैं, आपके कान यानी कि आपकी आवाजें गाइड कर रही हैं। इवन अंदर भी आपके विजुअल्स और ऑडियोज होती हैं, वो है आपको गाइड करेंगे, ये कर लो। कई बार ऐसा लगेगा कि सुबह 4 बजे आपको कोई कह रहा है ये करो, इससे मिलो। इसे हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं मैनिफेस्टेशन की भाषा में। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है कि अचानक आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोग नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 48 से 49 महीनों से हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों के देवता को कैसे जगाएं, ये मैंने अद्वैत सिद्धांत से पढ़ा था। वही चीजों को मैंने सिंपल बनाकर अपने लोगों को देना शुरू कर दिया। यहाँ पर कई बार लोग कहते हैं मुझे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। मैं कई बार कहता हूँ यार तुम्हें नंबर दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब क्या, इसका मीनिंग पता है आपको क्या होता है? इसका मीनिंग सिर्फ इतना है प्रतीक कि मान लेते हैं मैं अपने पूरे विजुअलाइजेशन को कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन का जो मैं बताऊंगा अभी कि वो कौन से 4-5 तरीके हैं जिनकी वजह से विजुअलाइजेशन नहीं होता, मैनिफेस्टेशन नहीं होता या हो सकता है। जब मैंने अपनी प्रक्रिया माइंड लेवल पर पूरी कर दी और फिर मैंने सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब ट्रेंड हो चुका है, तैयार हो चुका है, इन्फॉर्म्ड हो चुका है, तो मैं अपने ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कोई भी चीज दे सकता हूँ, नंबर नहीं कोई भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ओके मुझे ना एक रैबिट दिखाई दे, तो इसका मतलब यह है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अगर सडनली मैं आपके घर बैठा हूँ और या मैं आपके साथ किसी कॉफी हाउस में बैठा हूँ एंड सडनली मुझे एक टॉय दिखाई दे रहा है, व्हाइट रैबिट, या वहाँ कुछ और रखा है पर मुझे ऐसा लग रहा है ये तो व्हाइट रैबिट है, तो इसका मतलब है कि मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो एक पूरी तरह से साइंटिफिक है, वो मुझे बता रहा है कि मैं उस चीज के लिए प्रोग्राम हो चुका हूं। अब मैं तुम्हें सिंक्रोनिसिटी दूंगा, अब मैं तुम्हें मैसेज दूंगा, अब मैं तुम्हें इंस्टिंक्ट दूंगा आपके गट से कि ये करो। सिर्फ ये सोच, ये तय करने के लिए कि क्या मैंने अपने ब्रेन के अंदर जो पिक्चर बनाई थी अपने मैनिफेस्टेशन की वह पूरी तरह से बन चुकी है, तो मैं खुद को ही एक चैलेंज देता हूं, ठीक है ना, कि मुझे ये नंबर दिखाई दे जाए जिसका नंबर है 946, ठीक है ना। तो अब सडनली आप बैठे हैं और अचानक आपने देखा एक कार जा रही 946, और वो कार तो बहुत जा रही थी पर अचानक वही नंबर आपको दिखाई दे रहा, वो नंबर भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन सडनली उस पर फोकस चला गया क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग ने सिस्टम ने आपके उस नंबर को भी उसके साथ फिक्स कर लिया कि मैं तैयार हूं, अब मैं तुम्हें सिंक्रोनिसिटी दूंगा। यहां से आपको यह मैसेज मिल रहा है कि जो मुझे अब फीलिंग मिल रही है कुछ करने की, ये कर्म करना है, कर्म प्रधानता तो होगी ना, तो ये कर्म करना है, ये नहीं करना है, मैं अब इसको सोचूंगा। यानी कि ये आपको अब ऐसा लगेगा कि मानो यूनिवर्स तुम्हें गाइड कर रहा है, यह आपकी साइंस है।
तो एक तरीके से मैं इसको ऐसे समझूँ आसान भाषा में कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करने चाहते हैं या आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो ये तरीके का पहला स्टेप है जहाँ पे आप पहले ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ, जैसे आपने बोला कि आप कोई नंबर सोच रहे हैं या आपने बोला कि मुझे व्हाइट रैबिट दिखे या मुझे कुछ भी समथिंग ऐसा दिखे, अगर वो आपके कमांड देने के बाद भी आपको नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स अभी आपको पहले उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा, यस, तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ओके। बिल्कुल। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। हुँ। ये नहीं कि मैं इस समय नोएडा में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ और मैं कहूँ आई एम इन हरिद्वार, आई एम इन हरिद्वार, आई एम इन मुंबई। यू आर नॉट इन वी मुंबई। आर नॉट इन मुंबई। द मोर यू आर सेइंग, द मोर यू आर पुटिंग द सेल्फ डाउट। आप जितना जल्दी ज़्यादा कह रहे हैं, उतना ही गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पहली चीज़ समझनी होगी कि आपके जब भी आप मैनिफेस्टेशन को करें, तो आपको 4-5 रूल क्लियर करने होंगे। पहला रूल उसमें यह है कि द लॉ ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन में आप उतना ही बड़ा अचीव करेंगे जितने बड़े आप हैं। अगर आप मेरा वेट 50 किलोग्राम है, तो मैं 500 किलो वजन नहीं उठा सकता। बिल्कुल। मुझे उसके लिए 100 किलोग्राम का होना होगा। बिल्कुल। ऐसे में आपकी मोटिवेशनल स्पीच, मेरी ज़रूरतें और मेरी साधना में कि मैं कितना भी कर लूँ, ये रियल है। और अगर मैंने कर भी लिया किसी दिन, तो मैं अपने स्ट्रक्चर को और ज़्यादा पेनफुल बना लूँगा। इसका मतलब है कि मुझे अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करना होगा। जब हम ये सेल्फ इमेज की बात करते हैं, तो 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं। अगर मैं लोगों से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरा ये फेवरेट हीरो है, मैं इसकी सारी फ़िल्में देखता हूँ। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि तेरी मेंटल स्क्रीन पर इस आदमी की फ़ोटो तो बड़ी लंबी चौड़ी आ गई है। इसके लिए तो कमा भी रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है। तेरी इमेज कहाँ है? और वो कहता है कि मुझे मेरी इमेज दिखाई नहीं देती। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर हमने एक बेकार की सेल्फ इमेज को अपने ही सबकॉन्शियस में रखा हुआ है। अगर मैं आज आपको एक टिप भी दे दूँ लोगों के लिए, मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में कहता हूँ कि थिंक ऑफ वेरी रिच पीपल। आप रिच बनना चाहते हैं? वो कहते हैं हाँ जी। उन लोगों को सोचिए जो आपके लिए रिच हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैंने सोच लिया, आँख बंद कर लेते हैं। लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोच रहे होते। अभी उसको सुनिएगा। हुँ। मैं कहता हूँ इन पिक्चर्स की क्वालिटी बताइए। कलरफुल है? हाँ जी, वेरी कलरफुल। बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। बढ़िया सूट, कपड़े, टाई, ट्राउज़र्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। फिर मैं कहता हूँ इनको छोड़ दीजिएगा। अब अपनी अपनी इमेज के बारे में सोचिएगा। क्या ये इमेज उतनी ही खूबसूरत है? उसी जगह पर लोकेटेड है? उसी तरह के इसमें कलर्स हैं? उसी तरह की आपकी इसकी पोज़ीशनिंग है? साइज़ उतना ही बड़ा है इस इमेज का? वो कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, वो अलग लोग हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब है आप अपने ही सबकॉन्शियस में रिच नहीं हैं। या आपके सबकॉन्शियस के अंदर के माइंड के अंदर ये एक षड्यंत्र हो चुका है कि आपकी इमेज उस जगह पर नहीं है जहाँ रिच लोग हैं। जब आप वहाँ रिच ही नहीं हैं, इंटरनल वर्ल्ड में ही आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे, तो ये समय है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करें, बेहतर करें। उन लोगों के बीच में अपनी इमेज को देखें अगले 21 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, और ऐसा इमेजिन करवें कि आप उन लोगों के बीच में हैं। ये पहला रूल है, पॉइंट। पहला पॉइंट है ये, आउट ऑफ 5 पॉइंट। गॉट। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करें, तो उससे पहले खुद के ऊपर काम करें। जैसे जितने बढ़िया आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट होगा, वो तभी होगा जितना आपकी सेल्फ इमेज, जितनी आपकी व्यक्तित्व बड़ा होगा। यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ से बिलोंग करते हैं। और बिलोंगिंग इस बात से तय होगी कि आप कौन हैं उस समय में। एक विक्टिम है, आप इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप विक्टिम हैं। खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। सही बात है। ज़रूरतमंद हैं आप, इसलिए आप मांग रहे हैं, तो मुझे पता है आप मांग नहीं रहे। आप डेस्परेशन के आउट ऑफ डेस्परेशन मांग रहे हैं, आउट ऑफ चॉइस नहीं मांग रहे हैं। पॉइंट। और डेस्परेशन में याद रखिएगा, आप कभी भी यूँ समझिएगा कि जब आदमी ऊपर से गिर रहा हो ना आसमान से, तो और 11,000 की लाइन चल रही है वहाँ से, तो सोचता है इसे ही पकड़ लूँ। सही बात है। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। सो जब भी आप डेस्परेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। पहले आप इंटरनल अर्थक्वेक को बंद करें, क्योंकि डेस्परेशन में आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इस समय एक डायर नीड में है, एक बहुत गहरी डेस्परेशन की नीड में है, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये पहला रूल है। पहला रूल हो गया। सेकंड। सेकंड रूल है, प्रतीक उसे मैं कहता हूँ कि जब भी आप लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करें, तो सेकंड रूल है आपके लिए, वो है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का मीनिंग ये समझिए कि मान लेते हैं मेरे पास एक बर्तन है, और बर्तन में आधा बर्तन मेरा भरा हुआ कीचड़ से। कीचड़ से। हाँ, गार्बेज है, उसमें कीचड़ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे दूध दो, मुझे मिल्क दो, मुझे मिल्क दो, मेरे बर्तन में मिल्क डालो, और आप उसमें 1 लीटर मिल्क डाल देते हैं। अब जैसे ही मिल्क इस कीचड़ में मिला है,
तो वो मिल्क है कि अब कीचड़ है बन गया, वो और कीचड़ बढ़ गया। वो कीचड़ बढ़ गया। यानी कि वो आइडेंटिटी जो मिल्क की थी वो आपके पास थी, और आपको मैं मान लेता हूँ यूनिवर्स है, आप इस ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है या ऊर्जा है, पर आपने तो मुझे मिल्क ही दिया था, पर मैंने उसको क्या कर दिया, कीचड़ कर दिया, और कीचड़ की क्वांटिटी बढ़ा दी मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ और दो, वो और दे रहा है, और अब सिर्फ कुछ नहीं हो रहा, आप कीचड़ की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी नहीं बदल रही है, और इस तरह से आपने जितना भी मांगा है उसे बर्बाद कर लिया। अगर आप इस जीवन को समझना चाहते हैं तो आप बाग की तरह समझिए। एक बाग में एक माली को एक पौधा उगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मनपसंद पौधे के लिए, बिल्कुल। लेकिन अगर वो माली छुट्टी पर चला जाए ना 6 महीने के लिए, तो जो मतलब के पौधे वो तो रहेंगे नहीं, लेकिन वहाँ झाड़ झंकाड़ अपने आप खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। यही हमारे माइंड में है। हमारे माइंड में बचपन से इतनी सारी यादें भरी पड़ी हैं। हमारे पास रिवेंज भरा पड़ा है, रंजिशें भरी पड़ी हैं, गुस्सा भरा पड़ा है, हमारे पास ईर्ष्या भरी पड़ी है, हर्ट भरी पड़ी है। हम अपने आप को कई बार अधूरा मानते हैं, हमारी पहचान खो गई है, हमारे पास इमोशनल पॉइजन, भावनात्मक जहर भरा पड़ा है, हम डर भरे पड़े हैं। उसके इन सब के होते हुए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जिसको हम सेल्फ डाउट कहते हैं। हमारे ऊपर अपने ऊपर ही डाउट आने लगा है, यार मेरे लिए होगा नहीं होगा, ऐसा लगता है ये पैसा किसी और का काम है, कमाना है, मेरे नहीं, मुझे तो कोई ऐसे ही दे दे तो बस हो जाएगा मेरा काम। और इस सेल्फ डाउट के साथ जब आपका भरा पड़ा है तो कीचड़ तो भरा पड़ा है। ऐसे में आपकी आंखें कैसे देख लेंगी कि ये रही वो अपॉर्चुनिटी जहां पर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए जब पहला रूल है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, फिजिक्स का रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है। इस समय मैं यहाँ बैठा हूँ, इस जगह में कोई और नहीं आ सकता, वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ बैठ सकता है, पर अगर इस जगह में चाहिए तो मुझे हटना होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करें, सबसे पहले देखें कि क्या उसके लिए आपके पास भाव हैं, उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कि आपके पास भाव हैं। अगर भाव नहीं है तो आप अभाव में जी रहे हैं। लोग पैसा मांगते हैं, लेकिन पैसे के भाव को नहीं जानते, और अभाव की हिंदी हम कमी मानते हैं। कमी नहीं होती, अभाव की मतलब होता है कि भाव की कमी है। भाव की कमी। भाव की कमी है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे सोलमेट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, बढ़िया, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो सोलमेट की जगह होनी चाहिए, और उस जगह पर उस आदमी के लिए जो भाव, इमोशंस होनी चाहिए आपके हार्ट में, वह इमोशन की कमी है। क्योंकि यहाँ हो सकता है कि रंजिशें भरी पड़ी हो, डर भरा पड़ा हो, सेल्फ डाउट भरा पड़ा हो, किसी को अच्छा मिल गया है उससे ईर्ष्या भरी पड़ी हो, इसीलिए आपका गट आपको इंस्टिंक्ट ही नहीं दे रहा है कि ये रहा वो आदमी, और आप कहे कि नहीं मेरे लिए काम नहीं कर रहा। काम सबके लिए कर रहा है, पर पहले ये देखिएगा कि क्या आपने लॉ ऑफ एम्प्टीनेस लगाया। यूनिवर्स हेट्स एम्प्टीनेस, ब्रह्मांड हमेशा खालीपन को नफरत करता है, वो भर देता है उस जगह को। भले ही मतलब गलत चीज कीचड़ भर जाए लेकिन भरा होगा जो आप बनाना चाहें, जो आप बनाना वो तो आपको ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन मैं तो वो तो दूध दे रहा है मुझे, पर मैं तो उसे कीचड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कीचड़। क्योंकि पहले से मैंने कीचड़ भर रखा है। लेकिन यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अगर मैं कीचड़ को मैं ठीक करूंगा तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, बस वो कहते हैं कि नहीं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे तो बस सबके लिए, मेरे लिए तो ऐसे ही करे। वो अपनी शर्तें लगा कर जी रहे हैं लोग। ये तो वही वाली बात है, एक 10 साल का बच्चा कह रहा है कि नहीं पापा तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी अपने कार की चाबी मुझे दो और अपनी पिस्तौल भर के 6 गोलियां मुझे अभी दो अगर प्यार करते हो। नहीं, उसका आपको इस उम्र में पिस्तौल ना देना ही उसका प्यार है। बिल्कुल। समझ गए मेरी बात? ये दूसरा लो है। तो आप इमीडिएटली, जब मैं एनएलपी से लोगों से कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि इससे पहले कि आप प्रोग्राम करें अपने माइंड को, गड़बड़ हो जाएगी भाई। बिल्कुल ना करें अभी मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो और बड़ा कीचड़ पैदा होगा। आपका सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने जगह नहीं रखी। दूध तो पड़ेगा वहां पर, लेकिन आप दूध को जैसे ही कीचड़ की बदबू आएगी को कहेंगे नहीं मुझे तो कीचड़ ही मिला है। इसलिए पहले खाली करो, पेनफुल मेमोरीज को हटाओ, अपने ट्रॉमाज को हटाओ, अपने फेलियर्स को हटाओ। आपको गलत चीजें बोली गई है उन आवाजों को बंद करो। आपके पास एंग्जाइटी पड़ी है, डेस्परेशन पड़ी है, घुटन पड़ी है, ठीक है ना, आपके पास बिना मतलब की शिवरिंग पड़ी है अंदर, पहले इनसे फ्री हो जाओ। जब आप एक पात्र बनेंगे तो आपकी पात्रता बढ़ेगी, और पात्रता जितनी बढ़ेगी उतना ही बड़ा आप उस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे। ये सेकंड लो है। इस समय पहला रोल है सेल्फ इमेज को बड़ा इमेज करो, का। और दूसरा है अब अपने आप को खाली करो। खाली कर। तीसरा रूल यूं समझिए, उसका नाम है लॉ ऑफ रेडिएशन। जो चीज आप चाहते हैं, अपने माइंड को, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बहुत गहरा बनाने के लिए अब आपको रेडिएट करना है। ये आपको पैसा चाहिए तो आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे बांटूं? नहीं, पैसा नहीं बांटना, पैसे के बिलीव बांटने हैं। डू नॉट शो टू द वर्ल्ड के आप सबसे अमीर गरीब आदमी हैं, ठीक है ना। आप पैसे के लिए कुछ बढ़िया बातें दे सकते हैं,
आप कुछ मोमेंट में ऐसा जी सकते हैं, अगर कोई बहुत ही परेशान है उसे कह सकते हैं नहीं नहीं तेरे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। मैं बहुत जब भी अपने लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा आई मीन इतना वो नहीं है कि मैं 1000 करोड़ का एम्पायर हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ देखना एक दिन पैसा आएगा। रात मेरे पास एक पार्टिसिपेंट बैठा, उसने कहा सर मेरे पास ये खाली दुकान है पीछे, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 50 लाख का वो आ गया। मैंने कहा एक दिन में उतर जाएगा, एक दिन में। तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। एक दिन, जिस दिन तुमने सही जगह पर अपने थॉट की अलाइनमेंट कर ली, एक दिन में आ जाएगा इतना पैसा। एंड ही वाज सो हैप्पी। उसने कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा सर मेरी बिनाई आगे, आई मीन मैं दूर तक का देख रहा हूँ। तो आप इस तरह के मैसेज को देना शुरू करें, रेडिएट करना शुरू करें उन विचारों को। यह आपका नेक्स्ट रूल है। रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 है कि वो जो एनर्जी की बात करते हैं, वाइब्रेशन की बात करते हैं, अब आप अपने वाइब्रेशन को न्यूट्रल कर चुके हैं, अब इसे ऊपर करें। और वो है आपके पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो चीज़ आप चाहते हैं, एक सर्टेनिटी में जीना शुरू करें, एक निश्चितता में जीना शुरू करें कि ये मानो आपके लिए हो रही है। जैसे एक बच्चा जब अपने फादर से कहता है पापा मुझे ये पेंसिल चाहिए, और वो कहता है हाँ मैं कल मार्केट जाऊंगा बेटा, मैं पेंसिल लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। अब वो बच्चा एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता में जी रहा है कि मेरे पास ये पेंसिल आ जाएगी, यस और नो। यस। याद रखिएगा ये निश्चितता का भाव, इसे ही हम एक आभार की श्रेणी में रखते हैं, ग्रेटिट्यूड की श्रेणी में रखते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ, या मैंने जो पढ़ा है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जितना मुझे मिला मैं उसका धन्यवाद दूं। ये तो बार्टर हो गया। ये धंधा कर रहे हो क्या ऊपर वाले के साथ कि इतना देगा तो मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। उन्हें धन्यवाद की जरूरत है क्या आपकी? या हिंदी में धन्यवाद दोगे, इंग्लिश में आई 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 गिव माई ग्रेटिट्यूड, आई ऑफर माई ग्रेटिट्यूड। नहीं, आप एक निश्चितता में जीजिए कि मैंने जिन चीज़ों को सीख किया है, जिन चीज़ों की मैंने जिज्ञासा रखी है, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी। और विजुअलाइज करते रहें कि वो नदियाँ, वो अपॉर्चुनिटी, वो एंजल्स किसी भी तरीके से, या आपके सामने आपका गोल्डन हाईवे जो है फ्यूचर का, वहाँ पर वो आई मीन सेलिब्रेशंस शुरू हो चुके हैं। बस उन तक आपको जाना है। इसे हम क्वांटम फिजिक्स में कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं। यानी कि जितना ये गहरा विजुअलाइजेशन होगा, उतना ही गहरा आपका एक्टिवेशन होगा आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का, और उतना ही तेजी से आपको वो लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, वो पैसा, वो जगह, वो अपॉर्चुनिटी, वो देश, वो दुनिया, जहाँ पर ये चीज़ें पूरे करने के लिए आपके पास सारी एनर्जी आपके पास होगी। आपका गट उसी तरह से काम कर रहा होगा, जिसको हम गट इंस्टिंक्ट कहते हैं। गट इंस्टिंक्ट। ये आपका 4th रूल है। और 5th रूल है लॉ ऑफ रिसीविंग। रिसीविंग। हाँ, रिसीव करना। रिसीविंग का मतलब ये होता है कि जो घटनाएं अब आपने दिमाग को दे दी हैं कि ये मेरे लिए घट रही हैं, ये सर्टेनिटी है, अब आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये आपका जो पूरा न्यूरल पाथवे का सिस्टम है, वो है आपके अंदर इंस्टिंक्ट क्रिएट करेगा। अरे मुझे इस आदमी से मिलना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इस आदमी को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। वो जो इंस्टिंक्ट आ रही है उसको आपको फॉलो करना है। कई बार आपको लगेगा अरे यार, ऐसे ही आप स्क्रॉल कर रहे थे, अरे ये आदमी कौन है, इससे चलो मैसेज करते हैं। ये जो मैसेज आ रहा है इस समय, मैसेज करते हैं, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है आपका, करिए इसको। ये समय आपका माइंड और आपकी जो पूरी कॉन्ग्रुएंस, इंटरनल जो एक रूपता है, वो आपको बता रही है कि ये करो। वो जो कर्म है वह आपके लिए जरूरी है, बगैर कर्म के नहीं होगा। हाँ, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, विजुअलाइजेशन से नहीं होगा, यू हैव टू टेक एक्शंस। यस, क्योंकि आपका गट इस टाइम इंस्टिंक्ट देगा आपको। आपके माइंड ने यहाँ पिक्चर बना ली, यहाँ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कर लिया, यहाँ पर आपकी इमोशन बढ़िया कर दी। आपके हार्ट में 4 इमोशन बड़ी खतरनाक है, गिल्ट की, एब्यूज की, रिवेंज की, ठीक है ना, अपराध बोध की, रंजिशों की, ईर्ष्या की, सेल्फ डाउट की। ये बहुत खतरनाक है। इनकी जगह आपको 4 इमोशन को रखना है, फॉरगिवनेस को, दूसरा है आपका लव एंड कंपैशन, तीसरा है अबंडेंस और चौथा है ग्रेटिट्यूड। इन 4 इमोशन को आप अपने हृदय में रखें कि ये मेरे लिए हो रहा है, कल सूरज आपके लिए निकलेगा, यस और ना। यस। और यकीन है ना, तभी तो ये मकान है आपके बिल्कुल। पास। कल सूरज जरूर आएगा आपके लिए, तभी तो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, 2-4 दिन बाद चढ़ाएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। आप कल सूरज जरूर निकलेगा, तभी तो आप सेविंग कर रहे हैं ना। कल भी आपके लिए हवा रहेगी, कल भी पानी आपके लिए मीठा रहेगा। याद रखिएगा, ये सर्टेनिटी तो है आपके पास। बिल्कुल। तो ये सर्टेनिटी क्यों नहीं उसी जगह पर रखी हुई कि कल भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी उसी तरह से आ रही है, कल भी मेरी सेहत बढ़िया होगी, कल भी मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर लूँ, कल भी मेरे लिए धन बह रहा होगा, कल भी मेरी लाइफ में खूबसूरत लोग आ रहे होंगे। जब आप एक तरफ कहते हैं कि टुडे इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर टुमारो, तो आप कल का दिन तो आपका, जैसे सूरज आ रहा है तो सूरज की किरणों के साथ उस अपॉर्चुनिटी को भी तो आते हुए देख सकते हो आप। बिल्कुल। इमीडिएटली आपकी आपकी एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। ये आपके 5 रूल हैं। इन 5 रूल को पूरा करने के बाद आप मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। और कुछ एक मिथ को तोड़ दें आप।
मिथ बताइए जरा आप। पहली मिथ तो ये लोग कहते हैं कि जी किस टाइम करना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। भाई एक माँ के लिए, अब उसका बच्चा बीमार है या उस माँ को चाहिए, वो कह रही कि मुझे अपने बेटे को कलेक्टर बनाना है, आईएएस बनाना है, वो सिर्फ 24/7 रहती है इस जोन में कि सिर्फ 15 मिनट के लिए जोन में रहती है? हम पूरे टाइम ही रहती है। याद रखिएगा, हम क्या बावलापन कर रहे हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं सुबह उठकर 15 मिनट के लिए कहूंगा आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, और बाकी 23 घंटे में बावलापन करूंगा। बिल्कुल। यानी कि मैं 15 मिनट में इंसुलेशन करूंगा और 23 घंटे इसके ऊपर एसिड डालूंगा इस इंसुलेशन के लिए, बचेगा यहाँ कुछ? अरे 24/7 उस जोन में रहिए, वो मैं टेक्निक बता दूंगा, आप उसी जोन में रहिए कि मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है। जिस दिन ये सर्टेनिटी आ गई और उसी जोन में आप रहेंगे, आप बेकार के जो सेल्फ डाउट का जोन है उसे खराब तोड़िए। मैं लोगों से भी ये कहता हूं, तुम 23 घंटे तो इस जोन में हो कि मैं बीमार हूं, और फिर मेरे से कहते हो कि जी अब मैं बताऊं कौन सी टेक्निक लगाऊं। अरे भाई 24/7 मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, सभी लोगों को बता देता हूं। एक जोन में रहिए, मानो ये तुम्हारे लिए हो रहा है, एज इफ इट इज हैपनिंग विद यू, मानो ये सब चीजें तुम्हारे पास हो रही है। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ एक काम अभी कर लें, प्रतीक, अगर मैं बताऊं ना, पहला काम ये कर लें कि आप अपनी स्पाइन को सीधा करें। आपकी स्पाइन में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जोड़ने वाले न्यूरॉन्स हैं स्पाइन में। आपका ब्रेन और आपका माइंड और आपकी रीढ़ की हड्डी एक ही मानी जाती है, आपकी रीढ़ की हड्डी का और आपके ब्रेन का एक ही डॉक्टर होता है। बिल्कुल। तो आप अपनी स्पाइन को सीधा करें, ठीक है ना, कंधों को सीधा करें, मानो आपके लिए जो चीज आप जिज्ञासा ले रहे हैं वो हो रही है। दूसरा, फेशियल एक्सप्रेशन, 80 मसल्स एक विशेष प्रकार का टर्निक इफेक्ट बनाती है आपके ब्रेन के साथ। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी 80 मसल्स महसूस करेंगी वही आपका ब्रेन और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मान लेगा। तो अपने चेहरे पर भाव लाएं कि आपके लिए हो रहा है। तीसरी चीज है आपका ब्रेथ। जब भी आपको एंजाइटी या अनसर्टेनिटी या सेल्फ डाउट आता है, जब भी आपको लगता है कि आपके लिए चीज ठीक नहीं है, आपका शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, और शैलो ब्रीदिंग डायरेक्टली आपके माइंड को प्रभावित करती है। बिल्कुल। ऐसा कई इमोशंस में हमारे साथ होता है। हमेशा देख लेना, छोटी हो जाएगी। जैसी नेगेटिव इमोशन आएगी, आपकी ब्रीदिंग आपके माइंड के साथ इस टाइम गड़बड़ हो चुका है। जैसे ही आप एक लंबा सा सांस लेकर, तीसरा ये है, और चौथा है अब इंटरनल डायलॉग क्रिएट करें। यस, इट इज हैपनिंग विद मी, द यूनिवर्स इज गाइडिंग मी राइट नाउ, whatever is happening with me is happening for a good purpose। ठीक है ना, I'm getting closer to my goals, I'm able to see my celebration on my highway। इतने बढ़िया इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोले, और जो बोल रहे हैं उन्हें पिक्चर्स में बनाकर इन फीलिंग्स को बड़ा करें, और इस जोन को बढ़ाएं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं एक इस जोन में रहूंगा कि मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूं, ये तो मैं 15 मिनट में रहूंगा जोन, और मेरे पास जॉब नहीं है, मैं इसे रोता रहूं दिन भर। अच्छा, इस समय मैं जोन में बैठ जाता हूँ, आई एम गेटिंग गुड जॉब, आई एम गेटिंग गुड जॉब, अब मैं मिलता हूँ, यार कुछ नहीं हो रहा, जॉब वॉब तो मिलती नहीं यार। अगली तो आई एम गेटिंग गुड जॉब, फिर मैं आप किसी और से मिल रहा हूँ, यार किस्मत खराब है, जॉब वॉब तो मिलते नहीं, कल फिर करता हूँ। अब क्या कर रहे हो? मैं 1 लीटर दूध डालता हूँ आपके बर्तन में और आप 5 लीटर इसमें गार्बेज डाल देते हो रोजाना। सर्टेनिटी तो है ही नहीं, आप तो सेल्फ डाउट में जी रहे हो। ये मिथ है। आपकी बात से एक चीज़ और समझ में आई जो आज की डेट में बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। जैसे आपने बोला, आपने 5 लॉ बताए। लोग डायरेक्टली 4th लॉ पर जंप भी कर जाते हैं और बहुत जल्दी ज़ोन से बाहर भी आ जाते हैं। तो ये भी कहीं क्योंकि पहले उन्होंने अपनी इमेज नहीं बनाई, उसको खाली नहीं किया अपने पात्र को, डायरेक्ट विजुअलाइज़ेशन पे जंप कर देते हैं। तो विजुअलाइज़ेशन काम कर ही नहीं पा रहा है। नहीं करेगा, कैसे करेगा? अगर मेरे पास मैं एनएलपी में 34 सालों से लोगों को एक ही पढ़ा रहा हूं, योर माइंड विल रिमेन इन वन स्टेट एट वन टाइम, इट विल नॉट रिमेन इन 2 स्टेट्स। आपका मस्तिष्क एक समय में एक ही मानसिक अवस्था में रह सकता है। अगर वो 2 डिफरेंट हैं तो एक में रहेगा। या तो आप डर में है या कॉन्फिडेंस में है, दोनों में नहीं है। सेमी कॉन्फिडेंस और सेमी डर नहीं है। या तो वो कॉन्फिडेंस 100 है या वो 90 रह गया, तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। ये नहीं कि वो आदमी पूरा है या आधा आदमी है, आधा नहीं होगा। ठीक है ना, वो सिंपल सी जो हंसी में कहते हैं ना, इधर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट पॉइंट। इसमें ये नहीं है कि एनालॉग है, डिजिटल है। तो या तो जब आप, अभी तक तो मैं सेल्फ डाउट में हूं, पता नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा, आपने कहा तो मैं कर लेता हूं, फिर मैं आपसे लड़ूंगा, सर मैंने तो 15 दिन से कर रहा हूं आपके लिए, आपके कहने से मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो ट्रेनर भी कहता है यार इसको मैं जवाब क्या दूं, फिर वो नए बहाने बनते हैं, यार तुमने ऐसे करना था, वैसे करना था। ठीक है ना, सिंपल सी बात बताएं हम आपको, आपको एक पर्टिकुलर स्टेट, एक जोन को क्रिएट करना है, एंड स्टेट इज एवरीथिंग। स्टेट ही है माइंड की जो एक जोन है, वही आपकी सारे के सारे बाहरी वर्ल्ड का पूरी तरह से एक आईना है।
जो भी बाहरी वर्ल्ड में आप एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, यह पहले तय होगा कि आपकी जोन में उसे तैयार कर रहे हैं। अगर वो जोन नहीं है तो फिर गड़बड़ है। आपने जैसे बोला कि आपको ज़ोन में रहना होता है और आप कभी न कभी इस चीज़ से बाहर आ जाते हो, कभी न कभी बल्कि मैक्सिमम टाइम आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हो। क्या इस तरीके की थिंकिंग का असर हमारी रिलेशनशिप लाइफ में भी पड़ता है? क्योंकि आजकल जैसे बहुत हम कॉमनली देख रहे हैं कि लोग अपने रिलेशन को लेकर उतने सीरियस नहीं रहते। वो चाहते भी हैं अच्छे से रहना, लेकिन तब भी बहुत डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में आता है और उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। क्या ये रिलेशनशिप वाला पार्ट इस चीज़ से कनेक्टेड है? पूरी तरह से है। रिलेशनशिप वर्ड से पहले आप आइए। द रियल वर्ड इज रिलेट। रिलेट का मतलब है संबंध रखना, संबंध। ठीक है ना। उससे फिर संबंधित होता है, संबंधी होता है रिलेशनशिप, यही ठीक है ना। तो अगर मैं खुद के साथ ही रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सेल्फ इमेज के साथ ही रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी सेल्फ इमेज ही छोटी सी है, तो वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक क्राइसिस मान लेगी, एक संकट मान लेगी। याद रखिएगा, अगर मैं खुद के साथ ही रिलेट नहीं करना जानता तो मैं आपके साथ कैसे रिलेट करना जान लूंगा। जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, उन मर्यादाओं को, उन रिश्तों की मर्यादाओं को जीते हैं आप। वहाँ पर कोई टेंजिबल नहीं है, वहाँ पर कोई तार नहीं है कि मैं और तुम बंधे हुए हैं, तार नहीं है, कोई धागा भी नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ सिर्फ मर्यादित धागे हैं, यानी कि वो इनविजिबल हैं। और मर्यादा सिर्फ उस आदमी को पता होगी, अपने रूल्स उसे पता होंगे जो एक सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर चुका है। अगर मैं ऑलरेडी 20 जगह से मेरे घाव में से पस बह रही है मेरी बॉडी में से, मैं कैसे आपको हीलिंग दे दूंगा? समझने की कोशिश करिएगा। पॉइंट। मैं कंगाली के अगर पॉइजन से जी रहा हूं तो मैं कैसे आपको अमीरी दे दूंगा? मैं अगर डिप्रेस्ड हूं तो मैं कैसे डिलाइटफुलनेस दे दूंगा? मैं सैडनेस का अगर सेंटर बन गया हूं तो मैं कैसे हैप्पीनेस दे दूंगा? अगर वो दे रहा हूं तो वो सिर्फ वो कुछ मोमेंट के लिए दे रहा हूं, जो सिर्फ एक नाटक है, वो रियल नहीं है मेरा। इसलिए समझने की कोशिश करिए कि जब अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से डिफाइन और जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप से रिलेट करें। हु यू आर, कौन है आप? अगर आप एक विक्टिम हैं तो याद रखिएगा, इस रिलेशनशिप में आप एक प्रोसिक्यूटर को ढूंढेंगे। यानी कि अगर मैं पीड़ित भाव को जी रहा हूं तो मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो नार्सिस्ट हो, यानी कि मुझे सताए, और मैं दुनिया को बताऊंगा देखो ये मुझे सता रहा है, जबकि मैंने उसे अट्रैक्ट किया क्योंकि मैं पीड़ित भाव से जी रहा हूं। अगर इसे साइकोलॉजी में भी समझे, बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है दो लोगों की, एक मैसोचिस्ट होता है, एक सैडिस्ट होता है। सैडिस्ट का मतलब है जो दुख देता है, और मैसोचिस्ट जो दुख दे लेकर खुश होता है। ये रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। इसका मतलब यह है कि अभी आप ये इस रिश्ते में हैं कौन, और दोनों ही सैडिस्ट आ जाएं तो रिश्ता टूटेगा, और दोनों मैसोचिस्ट आ जाए तो भी टूटेगा। वो कहता है यू हिट मी, वो कहता है यू हिट मी। तो आपको ये समझना होगा बेसिकली, जब आप किसी रिश्ते को, और एक बात और भी बता रहा हूं, जो आपकी सेल्फ इमेज है वही अट्रैक्ट करेगा दूसरा, उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला, कि उसको ये आदमी इस सेल्फ इमेज को मिल जाए। तो जब भी आप रिश्तों को बेहतर बनाए तो सबसे पहले आप अपने पॉइजन को खत्म करें अपनी सेल्फ इमेज से, जो मैंने अभी बताया। फिर आप उस रिश्ते के भाव को क्रिएट करें, क्योंकि रिश्ते में कोई धागा नहीं है, कोई चेन नहीं है जिससे मैं आपको बांधूंगा। जब आप कहते हैं मुझे रिश्तों का अभाव है, तो अभाव का मीनिंग कमी नहीं है यहाँ पर। इसका मीनिंग ये है प्रतीक, कि मैं जो रिश्ते के लिए जो मुझे इमोशन चाहिए थी, जो भाव चाहिए थे, उनकी कमी है, उनकी कमी। लोगों की कमी नहीं है। तो जैसा मैं भाव लाऊंगा वैसे ही लोग मेरी लाइफ में आ जाएंगे। हमें इसलिए समझना होगा कि रिश्तों को भी अगर हमें डिफाइन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आप इनसाइड हैं। तो अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो वो मैनिफेस्टेशन से उसको अगर ठीक करना चाहता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अब जैसे आपने बोला कि जैसे आप इनसाइड हो आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे और वो प्रॉब्लमेटिक है, आप उसमें खुश नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या मैनिफेस्टेशन काम आएगा? मैनिफेस्टेशन नहीं काम आएगा, बल्कि आपके सारे कर्म भी काम आएंगे। पहली तो चीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं और आप दो लोग रिश्ते में हैं, तो सबसे पहली चीज है कि रिश्ता किस लिए आया है। पहले तो यूं समझिए कि हम रिश्ते को गलत तरीके से ही अट्रैक्ट करते हैं। मजाक लगेगी लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिएगा। मैं भी मान लेते डिप्रेशन में हूँ, किसी पार्क में जाके बैठ गया, एक लेडी आ गई, वो भी डिप्रेशन में, वो भी रोजाना उसी बेंच पर आके बैठ गई। हमारी दोस्ती होगी, क्या हो रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, आप क्यों बैठे, मैं भी डिप्रेशन में हूँ, और हमारी दोस्ती होगी, और फिर आगे रिलेशनशिप होगी। मैं इस रिश्ते में उसे क्या दूंगा, डिप्रेशन। और वो मुझे क्या देगी, डिप्रेशन। और हम दोनों किसी से परेशान थे, डिप्रेशन। तो ये रिश्ता कहाँ जाएगा? थोड़े दिन बाद ये टूटेगा। याद रखिएगा, जीवन में रिश्ता को जब भी बनाते हैं ना, एक मैं मजाक में कहता हूँ, अंधे और अंधे की दोस्ती नहीं है, अंधे और लंगड़े की दोस्ती होती है। एक रास्ता दिखाएगा, एक उसको उठा के लेके चल पड़ेगा। मैं भी कंगाल, तुम भी कंगाल,
और हम रिलेट करेंगे किस चीज़ से? अमीरी से नहीं, आप कंगाली से करेंगे। क्योंकि आपने अगर आपको रिलेट करना है पहले तो खुद के साथ रिलेट करिए। इस रिलेशनशिप में 4 चीज़ों को देखना होगा। नंबर 1, इस रिश्ते को जो लेकर चल इसका पर्पज़ क्या है? अपनी कुछ एक नीड्स को पूरा करना जो उसको नहीं पता। थोड़े दिन बाद बताऊँगा उसको फँसाने के बाद। अगर ये नीड है तो ये रिश्ता टूटेगा क्योंकि आपने हिडन एजेंडा के साथ इस रिश्ते को लिया है। तो इसका पर्पज़ क्या है? जब भी आप रिश्ते के साथ जुड़ना चाहें, किसी के साथ जुड़ना चाहें, मेरा पहला रूल याद रख लीजिएगा। पहला रूल है कि मुझे इस रिश्ते में खुद को ग्रो करना है, उस आदमी को ग्रो करना है। अगर ये ग्रोथ के लिए नहीं बना, ये बर्बादी के लिए बना तो इससे हाथ जोड़ लो। आप रिलेट ही नहीं करेंगे। आप तब रिलेट करेंगे कि क्योंकि आपके पास यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना था। आप उस आदमी के साथ रिलेट करेंगे प्लेटफ़ॉर्म पर बैठकर जो आपकी ट्रेन के साथ आपकी मंजिल तक जा रहा। पॉइंट। समझ गए मेरी बात? ये नहीं कि किसके साथ करके भी मैं उसके कार में बैठ जाऊँ, उसकी ट्रेन में बैठ जाऊँ। भैया मेरी मंजिल है यार, तुम्हारी भी यही है क्या? पहली बात, मैं उस रिश्ते में कितना ये इसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और ये मेरी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये डिप्रेशन ही देकर मुझे अपना नार्सिज्म देगी मुझे, ये सैडिज्म देगा ये आदमी मुझे और उससे तो मैं खुद ही परेशान हूँ। वो मुझे क्यों चाहिए? पर वो कहता है नहीं आई एम इन रिलेशनशिप, मुझे तो आपको ये देना होगा। नहीं, इसका मतलब है आपको यही नहीं पता है कि जब आप याद रखिएगा नेतृत्व एक वर्ड होता है हमारी हिंदी में। आप खुद का नेतृत्व नहीं कर रहे जब इस रिश्ते में जा रहे हैं। नेतृत्व का मतलब लीडरशिप नहीं होता। नेतृत्व का मतलब है कि जो इस समय आपके नेत्र बता रहे हैं, जो आपके नेत्रों में तत्व है, वह आप गेन क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं रिसीव कर रहे? वो क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे इस छोटी सी चीज़ को एक तरफ रख देंगे, पहले दोस्ती कर लेते हैं, फिर मैं अपने हिडन एजेंडा धीरे से बताऊंगा आपको और फिर वो रिश्ता खराब होगा। वो कहेगा ये कोई और है, वो कोई और था। ठीक है ना? तो पहली चीज़ है कि आप इस रिश्ते के पर्पज़ को ढूंढिएगा। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ शादी कर रहे, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ क्या है सर? पर्पज़ ये है कि अच्छी लड़की मिले। क्या क्वालिफ़िकेशन अच्छी लड़की की? सर गुड लुकिंग हो, टॉल हो, पढ़ी लिखी हो। ओके। वो तो 2 साल बाद एक बेबी आएगा, 2 साल बाद एक और बेबी आ जाएगा। 2 बेबी के बाद में तो खूबसूरती तो रहेगी नहीं और आपका पर्पज़ तो खूबसूरती है। बिल्कुल। और माइंड की इस वैल्यू को कौन पूरा करेगा? फिर कोई और पूरा करेगा। आप कहेंगे रिश्ता बिगड़ रहा, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा। आपको यही नहीं पता चाहिए था क्या? पहली बात। दूसरी बात है रिश्ते में आइडेंटिटी। आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं इसमें? इस रिश्ते में क्या आप अपने आप को ग्रोथ मेकर का आइडेंटिटी ले रहे हो या एक विक्टिम की आइडेंटिटी ले रहे हो? वो कहता है मैं तो विक्टिम बन रहा हूँ, तो खत्म हो गया रिश्ता तो। रिश्ता बचा कहाँ है? पेपर्स पे हो सकता है, शादी भी अगर है तो। वैसे तो आप रिलेट कर ही नहीं रहे क्योंकि मैं कोई और हूँ, तुम कोई और हो। तीसरा, इस रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कभी आपने सोचा? ये डिस्कस किया? व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस नाउ? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लंबी उम्र, सेहत, पैसा, रिश्ते। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अगली जनरेशन को बेहतर करें, सोसाइटी को कुछ दें। और अगर ये वैल्यूज़ क्लियर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? और चौथी चीज़ है बिलीफ सिस्टम। रिश्ते के लिए आपकी सोच क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं आप रिश्ते को ये मानते हैं इट इज़ ए ट्रैप और अगर ये ट्रैप है तो आप इसमें फँस चुके हैं और ट्रैप में से जब आप बाहर निकलते हैं तो काट के निकलते हैं, सुलझा कर तो निकलते नहीं। बिल्कुल। तो ठीक तो आप कर सकते हैं बशर्ते कि पर्पज़, आइडेंटिफ़ाई, वैल्यूज़ के ऊपर काम करना शुरू करें। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को हम साइंटिफिक बोल सकते हैं। हाँ, पूरी तरह से साइंटिफिक है, 100% साइंटिफिक है। अगर आप इसे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार देखना शुरू करें तो साइंटिफिक है। ऑब्जर्वर इफेक्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2022 का नोबेल प्राइज़ मिला इस पर। अगर आप ये कहें द फील्ड किताब को अगर पढ़ना शुरू करें उसमें ज़ीरो पॉइंट कॉन्सेप्ट जो दिया गया है कि हम एक लेवल पर सब लोग एनर्जी हैं। फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है मैं हूँ, हम सब मटेरियल है मान लेते हैं। मान ली क्या लेते हैं, ये बिल्डिंग एक मैटर है, मटेरियल है। मैटर किस चीज़ से बना है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल अणु कहते हैं हिंदी में। बिल्कुल। और मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना? आप कहेंगे एटम से, जिसको हम परमाणु कहते हैं। और एटम के अंदर जो एनर्जी जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन माने गए हैं। ये पहले माने गए थे क्लासिक फिजिक्स में, न्यूटन वाली फिजिक्स में। लेकिन अब फिजिक्स ने, जो क्वांटम फिजिक्स ने पाया, तो पाया कि इस एटम के अंदर कोई भी पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। असलियत में एक एक बात को गौर से सुनिएगा, वह एटम पूरी तरह से खाली है लेकिन वहाँ पर एनर्जी है। और एनर्जी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तरंग होती है, वेव होती है, और एक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आप ईसीजी देखते हैं किसी आदमी का, तो आप देखते हैं कि वो ऊपर जा रहा है ग्राफ, 2 बार ऐसे करता है, फिर नीचे 2 बार ऐसे करता है। तो हम मान लेते हैं कि इस आदमी का हार्ट ठीक चल रहा है, एनर्जी है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर गलत हो जाए तो हम कहेंगे भाई हार्ट में प्रॉब्लम है, और लाइन अगर सीधी हो जाए तो आदमी खत्म। आदमी खत्म है। तो यानी कि उसमें एक इन्फॉर्मेशन है
और वेव है। तो ये पाया गया कि एटम के अंदर एनर्जी, ऊर्जा है, और वो ये पाया गया कि जितने भी मैटर हैं वो इसी तरह से सब मैटर में डिवाइड होते हैं कि मैटर, देन मॉलिक्यूल, देन एटम और देन इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ एनर्जी है। लेकिन यंग्स डबल स्लिट प्रोग्राम जो बड़ा पॉपुलर है, 12वीं क्लास में पढ़ा जाता है, जब उस इलेक्ट्रॉन को, उस ऊर्जा को एक गन के द्वारा डबल स्लिट से गुजारा गया और पर्दा सामने लगाया गया ये देखने के लिए कि ये ऊर्जा है या ये पार्टिकल है, तो एक चीज पाई गई कि जैसे ही वो गन से मारा गया तो पर्दे पर वेव आ रही थी, तो ये माना गया तरंग है। उन्होंने वहाँ पर एक कैमरा लगा दिया और जैसे ही कैमरा लगाया तो वो ऊर्जा, वो वेव नहीं रही, अब पर्दे पर एक पार्टिकल बन गया। यहाँ पर सारे वो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कैमरा हटाया तो वो वेव फिर बन गई, कैमरा लगाया तो पार्टिकल बन गया। अब ये वेव को कैसे पता था कि यहाँ पर मुझे कोई देख रहा है? इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा गया है। ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ही कोई ऑब्जर्वर उसे देखता है तो वो पार्टिकल आए, यानी कि कैमरा जैसे ही लगा दिया गया तो वो पार्टिकल की फॉर्म में आ गया, पर्दे पर हटा लिया गया तो वेव आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यंग्स डबल स्लिट प्रोग्राम अभी आप गूगल कर लेगा, कोई भी, सब जानते हैं, 12वीं क्लास तक फिजिक्स पढ़ी है तो समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब है कि इस एनर्जी में कोई ना कोई कॉन्शियसनेस है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, कोई कॉन्शियसनेस है। द फील्ड नाम की किताब और हेजनबर्ग का जो क्वांटम फिजिक्स का थ्योरी है वो यही तो कह रही है कि एवरी टाइम यू ऑब्जर्व यू क्रिएट द रियलिटी, व्हेन यू डोंट ऑब्जर्व यू डोंट क्रिएट रियलिटी। इस समय मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी, लेकिन मेरे पीछे क्या है अब मुझे उस रियलिटी का नहीं पता है। अगर मैं इधर से अपनी निगाह उधर ले जाऊं तो फॉर यू, फॉर मी, अब आप रियलिटी में नहीं है, वो आदमी रियलिटी में है। यहां पर अगली बात समझ के देखेगा साइंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप और डॉक्यूमेंट चाहते हैं मेरे से तो मैं किताब का पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किताब का नाम है यू आर प्लेसिबो। यू आर प्लेसिबो। राइटर का नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। टॉपिक का नाम है क्वांटम माइंड। क्वांटम माइंड के टॉपिक में तीसरे पेज पर नीचे के पैराग्राफ को मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स ने यह पाया कि इस एटम के अंदर जो एनर्जी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, पदार्थ है, जो उसमें सूक्ष्म पदार्थ है, वो एक नहीं, वह अनंत दशाओं में वहां पर अवेलेबल है। जहां पर भी आपकी निगाह जाते हैं वो वहीं पर इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। जैसे ही आप अपनी निगाह यहां से हटाते हैं, यहां पर ले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, यहां नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि यह इलेक्ट्रॉन आपके ऑब्जर्वर इफेक्ट में आता है। इसे यूं समझने की कोशिश करिएगा। उन्हें आगे समझाया कि इसी तरह से आपके जीवन में इस मोमेंट पर, आने वाले समय में, स्पेस और टाइम के परे एक नहीं असंख्य संभावनाएं तैयार हैं। समझा देता हूं। अगले 5 साल बाद हो सकता है कि मैं ऐसा करूं, या अगले ही पल मैं हो सकता है किसी बार में जाके बैठ जाऊं, अगले पल मैं किसी बढ़िया सी किताब को पढ़ रहा हूं, स्वामी विवेकानंद या गीता को पढ़ रहा हूं, अगले पल मैं किसी को गाली गलौज करके मारपीट कर रहा हूं, अगले पल हो सकता है कि मैं एक बढ़िया गोल बना रहा हूं, अगले पल हो सकता है मैं किसी के कपड़े फाड़ रहा हूं, हो सकता है अगले पल मैं किसी अपोजिट जेंडर को छेड़ रहा हूं, अगले पल हो सकता है मैं किसी को खूबसूरत मोमेंट दे रहा हूं बढ़िया पढ़ाने का, अगले पल हो सकता है मैं एक अच्छी किताब पढ़ रहा हूं, अगले पल हो सकता है मैं सिगरेट पीना सीख लूं। मेरे पास अनेकों संभावनाएं तैयार हैं। यस और नो? यस, एक संभावनाओं का एक बुफे है मेरे साथ। संभावनाओं का एक बुफे मेरे सामने है। अब सवाल उठता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन कहां है? इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। यस और नो? यस, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल यही है। इन सभी संभावनाओं में से मैं उस चीज को जरूर लूंगा जहां पर मेरा फोकस एक इंटेंसिटी और इंटेंशन के साथ लग जाए कि मुझे ये करना है। और जैसे ही मैं इसको कर लूंगा, जैसे ही मैं इन 5 नियमों के अनुसार उसे कर लूंगा जो मैंने अभी बताए, प्रत्येक यहां पर अगली सिचुएशन जो सुनिएगा, अब ये जैसे ही मैं इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाऊंगा और वो 5 रूल लगा दूंगा, तो ये संभावनाएं अब मैंने समय और स्पेस के जो बाहर थी, अब समय और स्पेस में मैं ले आया हूं कि ये जल्दी ही ये घटनाएं मुझे ढूंढ लेंगी। उनके आने वाले लाभ या उनके आने वाले दुख भी मुझे ढूंढ लेंगे। मुझे उधर नहीं जाना, वो मुझे ढूंढ लेंगे। इसलिए याद रखिएगा, बहुत बड़े एक न्यूरो साइंटिस्ट हुए इंडियन, अमित गोस्वामी, अमेरिका में उनके बहुत सारे नाम आते हैं, बड़े बड़े लोग न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एवरी टाइम यू ऑब्जर्व यू क्रिएट ए रियलिटी, एवरी टाइम यू इमेजिन यू क्रिएट ए रियलिटी।
ये मकान जहाँ पर बैठे हो, याद रखेगा, ये रियलिटी पहले दिन नहीं बनी है, पहले किसी के माइंड में बनी है। पहले किसी ने इसको एक रियलिटी ऐसा माइंड में लाया कि ऐसा एक रियलिटी बनाने जा रहा हूँ, और ये कराना कोलैप्स चाहता हो गई। इसके लिए सारा मटेरियल, इसके लिए सारे लोग, इसके लिए जगह, इसके लिए लोहा, पानी, मिट्टी, मजदूर सब मिल गए ना। इसका मतलब यह है कि ये मैनिफेस्टेशन है। हर पल आप एक ऑब्जर्वर का रोल खेलिए और ऑब्जर्व करते रहिए। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन को तो आप पढ़ के देखिए ना, सिंपल लिखा है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। और इसके साथ अगर गीता को भी जोड़ दो तो कंप्लीट ही हो जाता है। एक सांख्य दर्शन में एक पुरुष है, एक प्रकृति है। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि ग्रीनरी है, प्रकृति का मतलब वह जादुई पदार्थ जिसको अद्वैत सिद्धांत में यूनिवर्सल एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा गया, जो मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। जो एटम लेवल के परे वेव जो है वो सबके अंदर एक ही है, वह सबके अंदर एक ही है। उसे हम मिरेकल प्रोडक्ट कहते हैं। सांख्य दर्शन में कहा है कि ये मिरेकल प्रोडक्ट हर चीज का रॉ मटेरियल है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह सब चीज का रॉ मटेरियल होने के बाद भी ये खुद को कृति में नहीं बदल सकती। प्रकृति का मीनिंग है प्रे मीन्स पहले, कृति मीन्स क्रिएशन। क्रिएशन से पहले मात्र एक रॉ मटेरियल है हमारी इस यूनिवर्स में। और जैसे ही कोई ऑब्जर्वर आता है, जैसे कोई पुरुष का मतलब यहाँ मेल नहीं है, क्रिएटर है जो थॉट क्रिएट करता है, बिकॉज थॉट्स आर द थिंग्स। ये अद्वैत सिद्धांत में लिखा है, विचार ही वस्तु है, ठीक है ना। जो अभी आपने विचार किया वो वस्तु में बदल सकते हैं, बदल जाएगा। तो ये जो आपने एक विचारों का जो क्रिएटर है वो चाहिए। ये दीवार किसी ने, ये बिल्डिंग किसी ने सोचा, यहाँ पर ये पुरुष था और प्रकृति ने कहा मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, बस तुम इस क्रिएशन को करो। तो ये संबंध आपको याद रखना चाहिए। ये इसलिए साइंटिफिक है। यहाँ पर एक बड़ी गलती और भी कर देते हैं जो मैं बताना चाहूंगा, इस छूट ना जाए। बिल्कुल। वो ये है प्रतीक के एटम के अंदर जब पाया गया कि जहां ऑब्जर्वर इफेक्ट है और यहाँ एक पार्टिकल तैयार होता है, तो इसमें एक रिश्ता पाया गया कि बची हुई एनर्जी वो 99.5 बार नो आएगा, 99.99999% है। और जो इसे 100 में से घटाया जाए तो जो पार्टिकल है, जो पदार्थ है, वो सिर्फ 0.00001% है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूरो साइंस कह रही है, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है, सॉरी। क्लियर है? यहां पर पहली गलती आप करते हैं कि ये पार्टिकल जिसने कोलैप्स किया है, जिसने ये पार्टिकल फॉर्म किया है, यह उसका पार्टिकल है। समझ गए मेरी बात? पॉइंट। अगर मैंने अपने जीवन में इस यूनिवर्स में सबसे पहले आकर मैंने अपने लिए 10 लाख रुपए कोलैप्स कर लिए हैं, क्रिएट कर लिए हैं, एक मकान क्रिएट कर लिया, एक कार क्रिएट कर लिए, और अब 100 लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई नीड 10 लाख, आई नीड 10 लाख, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ 10 लाख, अट्रैक्ट कर रहा हूँ 10 लाख, अट्रैक्ट कर रहा हूँ 10 लाख। और वही फिर क्या अगला सेंटेंस 100 ने कहना शुरू कर दिया, आई एम अट्रैक्टिंग 1 हाउस, आई एम अट्रैक्टिंग 1 हाउस, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ 1 हाउस, मैं अट्रैक्ट 1 हाउस। और अब तक इस यूनिवर्स में क्या है? सिर्फ यही 2 चीज है जो मेरे पास है। एक बार बताओ, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्या मैं उन्हें देने में प्रतिरोध नहीं लगाऊंगा? ये तो मेरा है ना। तो आप क्या कर रहे हो भाई? आपको ये चाहिए था कि जो 99.99999% अभी ऊर्जा बाकी है, तुम उसमें ऑब्जर्वर इफेक्ट डालो ना, वो पार्टिकल तुम्हारा है। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि वो कैसे लगा है? तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो कृति बन चुकी है उसे मांग रहे हैं। भैया उसमें तो आने में देर लगेगी, वो तो किसी की है, वो तो किसी की है। सही बात। लेकिन जहां पर अभी आपके पास एनर्जी है, उसका मैनिफेस्टेशन आपको पढ़ाया नहीं गया, तो उसका कैसे होगा? आप कुछ भी ना करें, मेरी लाइफ में ऐसे बदलाव लाने के लिए बैठ जाएं आज और विजुअलाइज करना शुरू करें और एक इंटेंशन क्रिएट करें और इंस्टिंक्ट क्रिएट करें कि राम वर्मा के पास ये चीज, 2 चीजें हैं, इनमें से मुझे ही चाहिए दोनों भी। अब मैं राम वर्मा को क्या बदलाव दूं और मैं इसके जीवन को क्या करूं? और आप मुझे कल तक सोचकर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। कल तक आप प्लान बना के दे सकते हैं कि राम जी मैं आपको 50 लाख रुपए कमा सकता हूं, आपकी मनपसंद क्या है, कौन सी जगह है? मैं कहूँगा जी मेरी मनपसंद जगह पहाड़ों में वो सिटी है, वहाँ पर आपको 2 फ्लैट मिल जाएंगे। आपके बच्चे कितने हैं जी? इतने हैं, उनकी लाइफ को ये फ़ायदा होगा। और मैं कहूँगा भाई साहब अगर आप ये कर रहे हैं तो फीस बताइए। और आपने कहा 15 लाख रुपए, मैं कहूँगा 10 तो ये पकड़ो, 5 में अपना मकान बेचता हूँ कहीं। समझ में आ गई ना? एंड यू हैव कोलैप्स्ड द थिंग। तो याद रखिएगा, जब आप जीवन में
किसी बड़े बदलाव को मनुष्य के जीवन में करते हैं या प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव करते हैं पॉजिटिव, ये प्रकृति फिर आपको धनवान बनाती है। ये नहीं कि मुझे ये कार चाहिए। ये तो वही वाली बात है कि 10 साल का बच्चा मैनिफेस्ट कर रहा, मुझे पिस्तौल चाहिए, पापा मुझे पिस्तौल चाहिए। प्यार से वो बच्चा, पापा कहता है ठीक है बेटा, तू मेरा अच्छा बच्चा है, लेकिन 15 साल बाद दूंगा जब तू 25 साल का होगा। वो कहता नहीं, या तो आज चाहिए, नहीं तो मुझे यकीन नहीं है। भाई तू कर क्या रहा है? क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक में या विजुअलाइजेशन में हमें एक साथ मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहिए या हमें अलग-अलग मैनिफेस्ट करना चाहिए? भाई साहब, आप जितनी फीलिंग्स को डेवलप कर लें, जितनी इंटेंसिटी को डेवलप कर लें, उतना ही बढ़िया है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी मदर की सेवा करने के लिए, उनको अच्छा जीवन करने देने के लिए भी एक फीलिंग को रख सकता हूँ, और पत्नी को भी अच्छा जीवन देने के लिए, जो बच्चा हुआ है उसको भी अच्छा जीवन देने के लिए मैं अपनी इमोशन को पैदा कर सकता हूँ, और अपने लिए बढ़िया सी वैकेशन के लिए भी इच्छा व्यक्त कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अभी भी हज़ारों चीज़ों को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। यू हैव मैनिफेस्टेड गुड ड्रेसेस, गुड हाउस, गुड फ्रेंड्स। याद रखिएगा, आप एक बार में कई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और सिर्फ आपकी बात यह है कि उस मैनिफेस्टेशन की एक ही खास बात है कि वह विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी किसी और चीज़ से पूरी ना हो। इसे यूँ समझिएगा, ये मैं अपने दर्शकों के लिए समझाना चाहूँगा। कई बार लोग कहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ मेरे कि भाई क्यों चाहिए तुम्हें? कई बार लोग कहते हैं कि जी मुझे ये बीमारी होगी, बड़ी खतरनाक बीमारी का नाम लेते हैं, खतरनाक बीमारी है। सर मुझे ये हो गया है, तो इसे कैसे मैनिफेस्ट करें, ठीक हो गए? तो मैं कहता हूँ कि आप ठीक होना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ कि अगर ठीक हो गए तो आपकी फीलिंग क्या होगी? सर आई विल बी हैप्पी। तो मैं कहता हूँ हैप्पी तो आप 2 पैक भी कर भी हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। हैप्पी तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो, वो एक बार आपको आई लव यू और बोल दे, आप हो जाओगे। इसका मतलब है कि इस बीमारी से ठीक होने के जो भाव थे, वो अभी नहीं। वो रिप्लेसेबल हैं। समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक बच्चा है, वो बीमार है। एक माँ का एक बच्चा है, वो बीमार है। बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, उस मदर को जो खुशी मिलेगी, वह खुशी उस माँ को कोई और नहीं दे सकता। उसे ये कहने लगे ना दुनिया भर के सारे आई मीन करोड़पति कि ये लो 1000 करोड़, बच्चे को बीमार रहने दो, तड़पने दो, वो कहेगी नहीं। यस और नो। यानी कि जिस मैनिफेस्टेशन को, जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे आने वाला जो भाव है, वह रिप्लेस अगर हो गया तो ये चला जाएगा। गड़बड़ ये हो रही है, सब रिप्लेसेबल है। आपके रिश्तों में भी यही है, ये छोड़ के जाएगा तो वो ले लेंगे, ठीक है जी, ये छोड़ के गई तो वो है, ये नहीं मिला तो ये। तो भैया आपके तो प्रेशर कुकर की जितनी भाप बनती है, वो प्रेशर कुकर को फाड़ सकती है, लेकिन हर बार वो सीटी से बाहर निकल जाती है। जब भी आपके पास वे भाव आ गए जो नॉन रिप्लेसेबल हैं, जब तक कि ये पूरा नहीं होगा, उस समय यूनिवर्स आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपको मैजिकल सिंक्रोनिसिटी आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी भी आप ढंग की किताबें पढ़िएगा, ढंग के ग्रंथों को पढ़िएगा, तभी ये यूनिवर्सल एनर्जी आपके थॉट को लेती है। ये मैं नहीं कह रहा, अद्वैत सिद्धांत में लिखा है, यह एनर्जी आपके हर एक थॉट के साथ काम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उस विचार में एक शक्ति हो। आपकी इंटेंसिटी आपकी रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, आपने कहा। हाँ, ये इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होती है? दिल से होती है, दिमाग से होती है, या एक कॉम्बिनेशन से होती है? देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको ये भी समझना होगा। हमने अब तक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली नहीं समझा है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके गोल्स बनेंगे, वो विजुअल और ऑडियो यहाँ पर बनेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये जगह हो, पर्टिकुलर जगह पर ये मेरा वेलनेस सेंटर हो, मेरा स्कूल है, ऑलरेडी चल रहा है मेरा एक स्कूल, जो मैंने पब्लिक सर्विस के लिए दे रखा है, ठीक है ना। जब मैं बीमारी से निकला था 34 साल की उम्र में, तब मैंने एक स्कूल को मैनिफेस्ट करके सोसाइटी को दे रखा, बहुत ही अच्छी जगह पर चल रहा है, ठीक है ना। तो जीवन में जब भी आपके पास कोई भी इंटेंसिटी, जब भी कोई आपका मैनिफेस्टेशन है, उसकी इंटेंसिटी अगर है तो वही सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं सुनी जाएगी। अगर आपके पास वह इंटेंसिटी नहीं है तो नहीं बात बनेगी। इसे यूं समझने की कोशिश करिएगा कि उसे कैसे बनाना, ये भी सवाल आ सकता है। सभी लोग कहेंगे कि मैं कैसे बनाऊं। जीवन में याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं दुनिया में, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन मेरी भी है, इनके लिए कुछ करूंगा।
आज जरूरत है भाई, आज तो मेरे पास नहीं, कभी करूंगा। मतलब उनसे सवाल पूछेंगे कि आप बच्चों को भूखा रहना पसंद करते हैं कि बच्चे भूखे रहना, तो आप बोलोगे कि नहीं करता। नहीं करता, हाँ, दुख लेकिन हो रहा है, हाँ, करना लेकिन चाहूँगा लेकिन अभी कर नहीं अभी सकता। नहीं कर पा रहा हूं। हाँ। लेकिन एक बच्चा मान लेते हैं, हमारी फैमिली का बच्चा है और वो भूखा है और आज कर्फ्यू लगा हुआ है और हमारे घर में कुछ खाने को नहीं, क्या आप सोच सकते हैं कल पर टाल सकते हैं? 11-11 पे टाल सकते हैं इसको? नहीं टाल सकते हैं। बिल्कुल। याद रखिएगा, इस समय जो आपकी इंटेंसिटी है वह आपको मजबूर या मोटिवेट कर देगी कि आप पड़ोसी का दरवाजा तोड़ देंगे। भाई साहब दरवाजा खोलो, भले ही मेरी आपकी बोलचाल नहीं, पैसे मुझे कुछ भी दो, एक ब्रेड आई मीन पैकेट दो बच्चे के लिए, मैं भूखा सो जाऊंगा, इसको नहीं सोने दूंगा। बिल्कुल। याद रखिएगा, ये इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी है। जब आपके दिल पर, तो माइंड पिक्चर बनाता है, हृदय इमोशन को जीता है। जब आपके हृदय से और माइंड के बीच में ये वेगस नर्व चलती है, यहाँ पर वेगस नर्व, VAGUS, ये वेगस नर्व आपकी पूरी तरह से इस इंफॉर्मेशन को यहाँ दे, और अब ये आपके गट में जाएगी जहां पर आपका सेकंड ब्रेन बसता है। इस एक्सिस को हम कहते हैं माइंड हार्ट एंड गट एक्सिस। गट अब आपको इंस्टिंक्ट देगी कि अब इसका दरवाजा तोड़वाओ, ये करो, ये फोन करो। अचानक आपको लगेगा, अच्छा हम यार एक MP है जानने वाला, उसका फ्रेंड मेरा फ्रेंड है, उसके बेटे का फ्रेंड मेरा फ्रेंड, चलो ये बात करते हैं यार हमारे लिए थोड़ी देर के लिए, और आप कुछ ना कुछ कर देंगे। याद रखिएगा, यहाँ की पिक्चर काम नहीं करती। लोग सारी गोल सेटिंग यहाँ करवा रहे, बावलेपन का सबसे बड़ा काम है ये, पागलपन है कि यहाँ पिक्चर बना लूंगा। विजन बोर्ड पागलपन के काम कर रखे हमारे देश में, विजन बोर्ड। यहाँ पर पिक्चर तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसकी इमोशन यहाँ नहीं होगी। पिक्चर तो है आपके पास, बच्चे भूखे सोते हैं, एक दिन करूंगा, दुख तो हो रहा है लेकिन हुआ तो नहीं रहा। और अब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है कि बच्चा भूखा है, चलो पहले मोटिवेशनल स्पीकर की कुछ स्पीच सुनूंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ करो, अब मैं करूंगा। ऐसे नहीं होता भाई साहब, पता चल गया ना, बच्चे का चेहरा दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा। अब आप रात भर सो सकते हैं? नहीं सो सकते, सर पीट लेंगे, दीवारों पे सर फोड़ लेंगे बच्चे को देखते ही। आप समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। तो जीवन में जो इमोशन है वो ये इमोशन है, और ये किसी और चीज से रिप्लेस नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते आज मैं 6,000 रुपये वाला पैक पी, मेरे पर रखी है एक बोतल जी, उसे पी के मैं इस चीज को नहीं भुला सकते सर, आप गिल्ट में रहेंगे। बिल्कुल नहीं। ये हो गया रिप्लेसेबल इंटेंसिटी। यस, जब भी आपके पास नॉन रिप्लेसेबल इंटेंसिटी हो जाए, आप उस काम को कर लेंगे। जब भी आप आने वाले पेन को देख लें कि ये नहीं पूरा हुआ तो क्या पेन आएगा, और वो पेन यहाँ पर टच हो, अगर ये हो जाए तो क्या प्लेजर होगा, वो यहाँ टच हो जाए, और उसके लिए बस स्पेशल जगह बनी है दोनों के लिए, ये आपके दोनों मित्र हैं, उस दिन आप पूरा कर लेंगे। आपने भी बोलते बोलते बोला कि विजन बोर्ड एक मिथ है, विजन बोर्ड बहुत बेकार चीज़ है, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करिए। साइंटिफिकली समझा देता हूँ, जी। क्योंकि मैं तो माइंड ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 34 सालों से, तो मैं किसी की बात न, तो मैं पहली बात है प्रतीक, मैंने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, जो इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं फर्स्ट हैंड दूंगा। मैं दूसरे जगह पर बोल रहा था माइंड गट के, मैंने कहा ये पेज नंबर ये पढ़ो ना, इस डॉक्टर को पढ़ो ना, 30 साल की हूँ, ये पेज नंबर है, ये बुक है और ये स्टेटमेंट है, ऐसे ही बोलता हूँ। आज भी मैंने एक किताब का नाम दिया, पेज नंबर ही तो मिस किया मैंने, क्वांटम माइंड, तीसरा पेज, नीचे वाला पैराग्राफ। अब मैं विजन बोर्ड की बात करता हूँ। सचमुच में इस बच्चे को खाना खिलाने के लिए आपको विजन बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो बच्चा भूखा है, माँ की सेवा करने के लिए, पिताजी दुख में है, कभी विजन बोर्ड की जरूरत पड़ती है। ये पागलपन का किस्सा हम भारतीयों को पेला गया है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। एक बासी भोजन को आप नहीं पचा सकते, बासी आइडिया पचा लिया आपने, क्योंकि वो किसी पीटर ने लिखे थे, किसी ने लिंकन ने लिख दिए थे, और आपने उस किताब को पढ़ लिया और आपने माना कि लिंकन और पीटर जो हैं, दोनों के दोनों ये जो सफ़ेद क्रीम लगाते हैं गोरे वाले बनने वाली, और वो अच्छे ही होंगे। मैं बताऊं, ये सारा नॉन साइंटिफिक है। जो ट्रेनर ये कह रहे हैं कि मैंने विजन बोर्ड बनाया था और मैंने उससे BMW बाइक खरीद ली है, मैंने उससे ये कर लिया है, याद रखिएगा यहाँ पर एक रूल है। रूल ये है, एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। बाकी चीज़ें भी कांस्टेंट हो, निश्चित हो, तो नियम कानून काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रीन लाइट हो गई है रोड पर, आप तेज से गाड़ी चला रहे, ये मानते कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ये तब नहीं होगा अगर ये निश्चित है कि रेड लाइट वाले रुके रहें। अगर ये वेरिएबल हो जाए, ये चलायमान हो जाए कि वो भी चल पड़े, तो एक्सीडेंट होगा। दूसरी बात, रूल हमेशा वो है काम करता है। रूल का पहला रूल आधार ये होता है कि 100 लोगों ने कोशिश की, कितनों ने पूरा किया। आप कहते हैं 85, 80, 90, 98, रूल काम कर रहा है। आप ये करें कि 1000 लोगों में से मैंने किया था, मेरा ऐसा हो गया,
इसमें और 100 चीज़ें रही होंगी जो कांस्टेंट आपने बताई नहीं। ये रूल नहीं लगेगा। आप कभी भी उस गाड़ी को नहीं खरीदेंगे जिस फैक्ट्री में 10,000 में से 9,999 गाड़ी खराब निकलती हैं। आप उस गाड़ी को जरूर खरीदेंगे जिस कंपनी में 10,000 में से 9,999 गाड़ियां बढ़िया निकलती हैं, टॉप क्लास निकलती हैं। तो पहली तो बात यह है। अब सवाल उठता है कि इसका साइंटिफिक फैक्ट बताओ। मैं साइंटिफिक फैक्ट आपसे कहलवा देता हूं। जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं तो एक आई मीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप उससे चाहते हैं कि आपकी आंखें बार बार उन पिक्चर्स को देखें और आपका माइंड प्रोग्राम हो जाए। इज दैट राइट? बिल्कुल। यही तो है ना। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड के न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करना चाहते हैं और न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करके आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, जो आप अभी आपको पता नहीं था, उसे स्ट्रॉन्ग करके इस काम को करना चाहते हैं और इसके लिए सालों लगाना चाहते हैं आप। बिल्कुल। मेरा ये काम है कि ये मुश्किल से 5 मिनट का काम है जो मैं अभी करवा दूंगा। पहली बात बताता हूँ ये साइंटिफिकली क्यों गलत है। आपके मोहल्ले में 2 मूवी थिएटर हैं, दोनों पर एक ही मूवी लगी है, XYZ, दोनों की एक ही स्टोरी है, एक ही कास्ट है, लेकिन एक है ब्लैक एंड व्हाइट, एक है कलर्ड। लोग किसे देखेंगे? कलर्ड को। तो आप कहेंगे कि कलर से हमारे माइंड के न्यूरॉन जो है प्रभावित होते हैं, पर आप कहेंगे इस कलर तो इसमें भी है। अगला सवाल सुनिएगा। एक मूवी थिएटर में जब आप अंदर जाते हैं तो वहां पर स्टिल फोटोग्राफ है कलरफुल और नीचे लिखा हुआ है ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, ये अमिताभ बच्चन है, ये बनेगा, ये माँ है, ये करेगी, ये प्राण है, ये करेगा। वहाँ स्टिल फोटोग्राफ आ रहे हैं चुपचाप और नीचे कुछ लिखा हुआ है और एक में मूवी चल रही है। लोग किसे देखेंगे? मूवी को। क्योंकि याद रखेगा स्टिल फोटोग्राफ में कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती माइंड में। समझने की कोशिश करिए। इस समय अगर मैं आपसे कह दूं थिंक के जहाँ पर घर है वहाँ पर एक ब्लैक कोबरा इस टाइम गेट के आसपास घूम रहा है, नाउ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। लेकिन अगर मैं कहूँ सॉरी, वो एक कागज के ऊपर ब्लैक कोबरा बना हुआ है और वो कागज एक कोने में पड़ा है, अब खत्म होगी फीलिंग। बिल्कुल। याद रखिएगा, जब भी आप ये स्टिल फोटोग्राफ देख रहे हैं आप अपने माइंड को गार्बेज से भर रहे हो। देयर इज नो फीलिंग इन द स्टिल फोटोग्राफ्स। जब भी आप अपनी कहानी बताते हैं ना जिसमें आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उसने ये कहा था सर, उसने ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मुझे धक्का दिया, मैंने उसे धक्का दिया, आपके वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि उस टाइम उसमें मूवमेंट आ रहा है। जहां जहां मूवमेंट आया है वहीं पर आपकी फीलिंग है। किसी भी मेमोरी में देख लेना, मैं 34 सालों से इसी माइंड को पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज सुनिएगा। तीसरा, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये तो स्टिल फोटोग्राफ है। तीसरा सुनिएगा, एक मूवी है म्यूट विदाउट साइलेंस, साउंड, और एक है फुल ऑफ साउंड। किसे लोग देखेंगे? साउंड वाली को। क्या इनमें कोई साउंड है जो विजन बोर्ड पे पिक्चर बना रखी है? नहीं है। चौथी चीज सुनिएगा, चौथी और पांचवी पर आप हिल जाएंगे। चौथी चीज, आपके घर में बहुत सारी एल्बम पड़ी है, अचानक आप एक एल्बम को खोलते हैं और आपको अचानक 30-40 लोगों के बीच में अचानक आपको अपना फोटो दिखाई देता है। आपकी आंखें पहले कहाँ जाएंगी? लोगों के चेहरे पर कि अपने चेहरे पर? अपने चेहरे पर, क्योंकि आप हमेशा आई के साथ रिलेट करते हैं। यहाँ कहाँ है? आप कहेंगे सर वो इन्होंने बताया था कि अपने फोटो भी बीच में लगा लेना, ये तो स्टिल फोटोग्राफ। हाँ, मतलब वो एक घर के सामने, किसी कार के सामने, बस वो तो स्टिल फोटोग्राफ है। आगे सुनिएगा, लास्ट, और यहां पर आप कहेंगे कि ये क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं याद रखिएगा, मैं हर चीज को नाप तोल कर ही देता हूं अपने व्यूअर को। एक आदमी जो हमारे पॉडकास्ट को 1 घंटे देखेगा ना, अगर मैंने उनको बेवकूफ़ी की चीज़ दे दी तो ये मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। पांचवी चीज़ सुनिएगा, मैं और आप चलती हुई बाहर रोड पर, हाईवे पर खड़े हो जाएं, कितनी कारें जाएंगी हमारे सामने से? हजारों। कितने लोग निकलेंगे? हजारों। कितने बाइकर्स निकलेंगे? हजारों। एक दिन के बाद कितने याद रहेंगे हमें? एक भी नहीं। समझ गए? लेकिन एक समझिए चलिएगा, एक आदमी जा रहा है वहां से और उसको सचमुच की पूंछ निकली हुई है घोड़े वाली और 2 सींग निकले हुए हैं। क्या इस घटना को अब आप भूल सकते हैं? कभी नहीं, जिंदगी भर याद रहेगी। इवन 20 साल बाद भी अपने नाती पोतों को आप कहोगे और नाती पोते कहेंगे दादाजी ये तो मुंबई की बात। अरे नहीं बेवकूफ आदमी, ये दिल्ली की बात है। अच्छा उसने तो हरे रंग की शर्ट पहनी थी, आप बता, अरे नहीं भाई उसने रेड कलर की पहनी हुई थी। क्यों याद है पता आपको? क्योंकि ये यूनिक थी। हमारा न्यूरॉन तभी नेटवर्क बनाकर हमारे सबकॉन्शियस को देता है जब वो इवेंट यूनिक हो, क्योंकि उसमें एक यूनिकनेस थी, उसमें एक अलग इंटेंसिटी थी और आपके माइंड ने प्रोग्राम कर लिया। क्या उसके लिए आपको घंटों तक बात करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? नहीं। जैसे किसी डर को आप घंटों तक किसी कोचिंग में जाते हो, चाहिए मुझे डर लगना चाहिए, नहीं, वो तो हो गया प्रोग्राम। बिल्कुल। तो आपने इसकी साइंस को क्यों नहीं समझा? क्या इसमें कुछ यूनिक है? वो तो कारें घूम रही हैं बाहर। लेकिन अगर जिस मकान को आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, विजन बोर्ड के बगैर आंखें बंद करो और स्टैचू बन जाओ, और स्टैचू बनकर इमेजिन करो कि मानो वो चीज तुम्हें मिल गई है। उस मकान का दरवाजा खोलो, टेक्सचर क्या है महसूस करो अगले 1 मिनट के लिए, टेम्परेचर क्या है, दरवाजे का कलर क्या है,
आवाज़ जब खुल रही तो आवाज़ कौन सी आ रही है, आपने जब बंद किया तो वो कुंडी कौन से हाथ से लगाई है, आपके घास के टेक्सचर को महसूस करो, वहाँ पर स्विमिंग पूल है उसका कलर क्या है, दरवाज़ा खोलो, इमेजिन करो जो आपके घर के मेंबर्स हैं वो वहाँ पर हैं, सबसे पहले किसकी आवाज़ सुनना चाहोगे? माँ की, वो कह रही है यू आर माई हीरो। बाप पापा की, वो कह रहा है कि तुमने मेरे सीने सर को गर्व से ऊंचा कर दिया। आपकी छोटी सी बच्ची है, बहन है, भाई है, कोई भी है, वो आपसे कह रहा है यू आर माई हीरो। फील करो इस आवाज़ को अभी, इस आवाज़ को दोनों कानों से अपने हार्ट में, अब दिल में, पूरे लंग्स लीवर में, पूरी आवाज़ को। अब उस दरवाजे, अब उस किचन में जाओ, उसकी खुशबू लो, उस टेरेस पर जाओ और अगले 45 मिनट तक इसी ट्रांस में इस मकान के अंदर घूमते रहो। 1 साल के लिए लगा रहे थे आप, 15 मिनट कर 40 मिनट करिए ना, इसे 2-4 बार और कर लेना, आपका न्यूरल पाथवे सेट हो चुका है। और अगर इसे आपने 10-15 दिन कर लिया तो न्यूरल पाथवे के ऊपर माइलिन इंसुलेशन भी लग गया, जो इसी वर्कशॉप में मैंने बताया, इसी पॉडकास्ट में मैंने बताया। और अब ये 24/7 आप जोन में रहेंगे। कौन? आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अचानक आपको लोग लगेंगे जो बेकार की बातें कर रहे हैं, आपको मनी नहीं लगने का, ये वही लोग थे जिनमें आप इंटरेस्ट लिया करते थे। अचानक आपको दिखाई देगा न्यू प्रोजेक्ट इज कमिंग, तो आप कहेंगे यार ये रहा। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। और अब आप कह रहे हैं कि सुबह करूं कि शाम को करूं, और किसी भी टाइम कर ले भैया, स्टैचू बनना है 45 मिनट के लिए प्रोग्राम कर ले, 15 दिन के लिए कर ले, चुपचाप बैठकर कर ले, इतनी गहराई तक चला जा और उन रिवार्ड्स को जी ले जो कोई हार नहीं जिए, कोई और नहीं जिएंगे। मैं आज भी उन चीज़ों को देखता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ अपने दर्शकों के लिए, मेरी मदर और फादर इस दुनिया में नहीं है। जब भी मैं मैनिफेस्ट करता हूँ ना, मैं अपनी मदर को और मैं अपने फादर को, जिनको मैं 11 साल की उम्र में था, उन्होंने उनको खो दिया था। आज भी उनको महसूस करता हूँ कि वो कह रहे हैं यू आर वंडरफुल, ये करा तुमने मैजिकल काम। मैं वो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ जी रहे हैं। वो याद रखिएगा, उनकी ये खुशी मैं शराब पी के पूरी नहीं कर पाता हूँ। मैं कई बार ड्रिंक भी कर लेता हूँ, मैं कई बार पार्टी भी कर लेता हूँ, मैं कहीं वैकेशन पर भी जाता हूँ, मैं कहीं बहुत बढ़िया किताबें भी पढ़ लेता हूँ, पर जैसे ही मैं कुछ विशेष करता हूँ, जो मेरा अपना काम है कंट्रीब्यूशन करने का, सुबह से शाम तक मैं किसी के ज़ख्म धोता हूँ, यही पहचान मेरी है, ये कारोबार मेरा है, ठीक है ना? तो मैं उनको खुश होते देखता हूँ, लेकिन वो खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिल रही मुझे। मैंने बहुत सारे काम करके देख लिए, समझ गए मेरी बात? और मैं उनके, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो ख़त्म है फिर। गो टू माई पॉइंट। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स को देख लेता हूँ कि ये खुश हैं आने वाले समय में, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, तो वो खुश नहीं है, तो अगर मुझे कुछ और भी करना है तो पहले मैं उनकी खुशी को पूरा करने के लिए सारे जोन में रहते हुए उस काम को पूरा कर लेता हूँ। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। वो खुशी वो फ़ोटो नहीं दे सकती। वो नहीं दे बिल्कुल सकती, से। समझ गए? तो याद रखिएगा, उस इमोशन को यहाँ जीना है, पिक्चर यहाँ बन चुकी है, इमोशन को यहाँ, फिर भी अगर आपने विजन बोर्ड बना रखा है, कसम ही खा रखी है, क्योंकि मुझे कई लोग अभी हेट कमेंट भी करेंगे, यार हम तो इतने दिन से बना रहे, क्योंकि मैंने तो कहा यकीन थोड़ा, तो भैया एक काम किया करो, जो भी पिक्चर आपने बना रखी है उसको लाइव जिया करो, और लाइव सिर्फ 15-20 दिन जीना है, ताकि एक बार इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर 24/7 आपका माइंड इस काम को करेगा। 24/7 आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे इवेंट्स को, पैसे को, अपॉर्चुनिटी को, कि ये इतना पैसा आ जाए कि ये मकान आपके झोली में आ जाए। आपने ज़ोन में रहने की बात करी और आपने ये भी कहा कि जैसे आप कोई फ़ोटोज़ देख रहे हो या आप बेकार की चीज़ों में पड़ रहे हो, कहीं न कहीं ये आपको ज़ोन आउट करने में हेल्प कर रहा है। आप गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो, गलत बातें सुन रहे हो, ये भी आपको ज़ोन आउट करेगा कहीं न कहीं। जिस ज़ोन में आप रहना चाहते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, उस ज़ोन में रहने के लिए आपको उसी ज़ोन से फ़ेवरेबल चीज़ों के बीच में रहना चाहिए। तो आजकल जैसे लोग सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रहे हैं, हम रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। इसका भी असर बहुत गहरा या बहुत खराब होता होगा मेरे हिसाब से। बहुत गहरा, बिकॉज़ आप उस टाइम हिप्नोटिक स्टेट में, आप ट्रांस में ऑलरेडी, आप नहीं पता आप क्या लेते जा रहे हैं। आप लेते जा रहे हैं, आप लेते, उसी तरह से जैसे मैं एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ सबको, कि मान लेते हैं आप आराम से जा रहे हैं अचानक गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने दोस्त से फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अरे बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और गाड़ी चलाते हुए सडनली आपने एक डेड बॉडी देख ली, या एक एक्सीडेंट जो अभी हुआ है जिसमें अफरा तफरी मच रही है, ब्लड आ रहा है, कुछ आदमी पड़ा है वहाँ पर रोड पे, और एकदम से आप एकदम से ट्रांस में गए, क्योंकि ये यूनिक पिक्चर है, बिल्कुल। से पूंछ की तरह आदमी के पूछने के लिए, और एकदम से आप ट्रांस में गए, और ट्रांस में एकदम से एक थॉट आ गया, या बगल वाले ने बोल दिया लाइफ इज अनसर्टेन। याद रखिएगा, इट हैज़ गॉन इनटू योर माइंड। और हो सकता है कि आपका माइंड इस स्टेटमेंट को, जो आपके अंदर से आया हो या सामने वाले ने दिया हो,
ये पूरी तरह से माइंड इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे कि लाइफ को अनसर्टेन बना दे, यानी कि कोई ऐसी बीमारी अट्रैक्ट कर सकता है वो आदमी, कोई ऐसे बिहेवियर को अट्रैक्ट कर सकता है जिसमें लाइफ विल बी अनसर्टेन। इसलिए याद रखिएगा, आप कभी भी गार्बेज ना ले दुनिया का, इवन गाने भी ना सुने ऊट पटांग, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, भैया तेरा रह गया होगा, बोला करें एकदम से ट्रांस से बाहर निकले। अभी क्या बोला ये, मेरा जीवन कोरा कागज, और ये भी म्यूजिक के साथ। ये हरे हुए आदमी के शब्द आपने सुन लिए और इसको आपने ट्रांस ले भी गए, और आपके लिए जीवन का की परिभाषा क्या है, कोरा कागज, और वो भी कोरा ही रह गया। पहले तो जीवन को कागज नहीं है, इसका ये मेटाफोर ही गलत है। तो ऐसे वर्ड मत बोलिए, क्योंकि आप उस समय ट्रांस में जाकर जो भी बोल रहे हैं वह आपका सबकॉन्शियस ले लेता है, क्योंकि ट्रांस का मतलब होता है प्रतीक कि अब आप कॉन्शियस माइंड के लॉजिक को नहीं लगा रहे हैं, लॉजिक नहीं लगा रहे। मैंने लॉजिक लगाया ना, जीवन कागज का होता है जी, तो एकदम से मेरे माइंड में तो कह दे तो पागल है लिखने वाला है, ठीक है ना, हारा हुआ आदमी कोई लिख दिया और उसे संगीत से हमें दे दिया, और आप कहते हैं म्यूजिक बहुत बढ़िया चीज होती है। अरे भाई साहब बहुत खतरनाक होती है, जैसे मेडिटेशन बहुत अच्छा नहीं होता, कई बार बहुत खराब भी होता है अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो आप ट्रांस में चले गए, उस समय तो आप लड़ रहे हैं। आपने कह दिया कि बुराई विचारों को मत आने दो, मेडिटेशन एक बता रही थी एक लेडी, सुना मैंने, मेडिटेशन में आके बुरे विचारों को मत आने दो। अरे क्या कह रहे हो, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप ऑब्जर्वर दृष्टा भाव से देखते रहें, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, ये आ रहा विचार जा रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा, आप हिलाएंगे नहीं बॉडी को, ठीक है ना। ऐसे में आप जो स्क्रॉल कर रहे हैं वहां कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो तो आप गार्बेज भरते जा रहे हो, और फिर लॉ ऑफ एम्प्टीनेस तो है ही नहीं आपके पास। हर एक चीज के लिए आपके पास भरे पड़े हैं इमोशंस, और इतनी इमोशंस कंफ्यूज ही पड़े हैं, आपके न्यूरल पाथवे कंफ्यूज हो गए, उनके गोले की तरह इतने उलझ गए हैं कि अब उसमें आप स्वेटर नहीं बुन सकते। इसलिए इनसे बड़ा ध्यान रखना है जो भी आपको ले रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि आपको एक बुद्धि दी गई है, लॉजिक माइंड दिया गया, अवेयरनेस दी गई है। आप इमीडिएटली किसी भी चीज को गार्बेज को मत लीजिएगा, कोई भी दे रहा है तो। इसलिए गाने भी बहुत ध्यान से सुनना है। सिग्निफिकेंट लोग कई बार आपको ऊट पटांग बोल देते हैं, जीवन बड़ा खराब है, दुनिया बड़ी कातिल है, और आपने ले ली क्योंकि फूफा जी बोल के गए थे। भाई साहब गड़बड़ हो गई, फूफा जी के लिए रही होगी दुनिया कातिल। अगर दुनिया कातिल है तो बच्चों की शादी कहाँ करोगे, कहाँ से पैसा कमाओगे, क्यों रहोगे भी कातिलों के बीच में। दुनिया बड़ी खूबसूरत भी है, ये तो आपके देखने का इरादा है। तो कभी भी कोई गार्बेज, कभी भी कोई भी जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन ना ले, कभी भी, ठीक है ना। अगेन बुफे वाली बात, आप एक बहुत सोच समझ के करिए आपको क्या चाहिए। एग्जैक्टली नहीं तो आपके बाग में कांटे उगेंगे उगेंगे। अगर आप अपने मनपसंद पौधे को अपने बाग में नहीं उगाएंगे तो एक चीज तो पक्की है कि कांटे जरूर उगेंगे, झाड़ जरूर उगेंगे। और अगर आपके जीवन में झाड़ उग रहे हैं किसी के, तो समझ लीजिएगा कि भाई साहब चॉइस आप ही की थी। आपने बोला कि विजन बोर्ड एक फ्लैट इमेज है और जो आप दिमाग से सोच रहे हैं वो एक पावरफुल है ना, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल है। तो जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि मिरर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, मिरर के सामने खड़े होके वो खुद से बोलिए या वो करे। तो ये क्या, ये भी एक तरीके से फ्लैट ही इमेज क्रिएशन है कि मैं बस रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स को, या अगर मैं बैठ के सोचूं वो ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा हमेशा? सिंपल सी बात है, जब आप अपने मिरर को, अपनी इमेज को देख रहे हैं ना, कई बार आप खुद करके देखें, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, अपनी आंख में कुछ ना मैनिफेस्ट करें, खुद को देखने की कोशिश करिएगा, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात, बहुत देर तक आप कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के रेफरेंस ले रखे हैं। चेहरा ऐसा हो तो अच्छा लगता है, वैसा हो तो अच्छा लगता है। 99.9% लोग अपने चेहरे को और बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी कि प्रेजेंट में उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। समझ गए। और अगर आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में अनवर्दीनेस को लिए घूम रहे हैं कि मैं लायक ही नहीं हूं, या मेरी अनवर्दीनेस कहीं पीछे छूट गई है, और या मैं इंटरनल वर्ल्ड में अपने आप को खुश नहीं पाता हूं, याद रखिएगा, इसीलिए मेकअप के बाद ही आप अपने आप को देखते हैं ढंग से, मेकअप के पहले नहीं देखते। तो ये आपके लिए कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा, मैं इतना ही मैं आपको संकेत दे रहा हूं। अगर आप अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को करना चाहते हैं तो इतने बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको मिरर में भी देखना है, मिरर में भी देखना है, तो मैं इसका दूसरा तरीका लोगों को बताता हूं। वो तरीका यह है कि सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े हों, खड़े होकर आंख बंद कर लें, और कम से कम 90 सेकंड तक आप अपने उस वर्ल्ड को देखें जिसमें आप बिलोंग करना चाहते हैं। यानी कि आप उस लाइफ को जी रहे हैं, मानो जो लाइफ आप चाहते हैं कि मैं, मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, मैं इस तरह से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, मेरी ये हेल्थ हो चुकी है, मेरे साथ ये इस तरह की क्वालिटी के लोग हैं मेरी दोस्ती में, और उस मोमेंट को जिए एज इफ इट इज हैपनिंग, मानो यह अब घट रही है, मानो ये लाइफ पूरी तरह से हो चुकी है।
और जब आप इसकी पीक पर जाएं, कंधों को सीधा रखते हुए एक स्माइल करते हुए तब अपनी आंखों में अपनी आंखें डालें। यह आंखें या ये चेहरा अब आपका ट्रिगर हो जाएगा इन खूबसूरत इमोशन के साथ। जब जब आप अपने चेहरे को देखेंगे, आपका माइंड इन खूबसूरत इमोजीज को लिंक कर लेगा पेवलोव के सिद्धांत के अनुसार, द लॉ ऑफ ट्रिगरिंग। ठीक है ना? तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। मान लेते हैं आप ऑलरेडी परेशान हैं और कह रहे हैं कि चलो मैं मिरर मेडिटेशन कर लेता हूँ, और मिरर के सामने गए, कौन सी स्टेट में है अभी आप? सर अभी तो मैं परेशानी में हूँ। परेशानी। तो आप परेशानी में किसका चेहरा देख रहे हैं अपना? ये ट्रिगर किस चीज़ के साथ हुआ? परेशानी के साथ। तो पहले एक काम क्यों नहीं करते? खड़े होकर आराम से 90 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 180 सेकंड तक पूरी पावर को लाते रहें, लंबा सांस लेते हुए बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को देखते रहें कि उस वर्ल्ड को आप बिलोंग कर रहे हैं, और फिर अपने चेहरे को देखें। तो कम से कम यहाँ साइंटिफिकली आप पेवलोव के सिद्धांत, इवान पेवलोव, गूगल कर लेंगे लोग कभी, इवान पेवलोव के सिद्धांत के अनुसार आपने अपने चेहरे को ट्रिगर यानी कि लिंक कर लिया है एक खूबसूरत मैनिफेस्टेशन के साथ। अच्छा, ये मेरा मैनिफेस्टेशन पे लास्ट सवाल है आज का, इस पॉडकास्ट का नहीं। मैनिफेस्टेशन के लिए एकदम शुरुआत से अगर मुझे कोई बुक पढ़नी हो तो आप 1-2 बुक रिकमेंड करिए जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है आपके हिसाब से। बेसिकली मेरे साथ यहाँ पर एक सवाल उठ जाएगा कि मैं 700 से 800 किताबें पढ़ चुका हूँ, और उनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जो कई कई बार पढ़ चुका हूँ। मैनिफेस्टेशन के लिए कोई किताब होना हो, लेकिन आप पहला रूल तैयार करें, PAW। ये पहली किताब है, और इसी किताब में नहीं लिखा कहीं, ये मेरे मेंटोर्स ने मुझे अपने सानिध्य में बैठाकर सिखाया हुआ है। PAW, ये कुछ किताबों में मिल जाएगा PAW की पूरी फॉर्म। पी का मतलब, पहले पी का मतलब है पॉसिबल। जब भी आप लाइफ में कोई भी मैनिफेस्ट करना मैनिफेस्टेशन के लिए काम करें, कि मैं एक जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं एक खूबसूरत लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे मकान, घर के लिए, अच्छे परिवार को ज़िंदगी देने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे कहीं कोई ऐसी आवाज़ तो नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप उस आवाज़ को बदलें। और आवाज़ बदलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप कहते रहें इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। ये कई बार काम नहीं करेगा। आप तोते नहीं हैं। तोता कभी कोई मैनिफेस्ट नहीं करता, आदमी करता है। ठीक है ना? तोता तो पिंजरे को ही मैनिफेस्ट करता है, आई एम हेल्दी, आई एम फ्री, और रहेगा तोते। ठीक है ना? बहेलिया आएगा, तोतों को रटाया गया। आपको पता है ये पुरानी कहावत है कि एक आदमी ने अपने तोतों को रटाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच बुरी बला है, जाल में नहीं फंसना, और वो ट्रेंड हो गए। तोते सारे गा रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा छोड़ दो इनको, और वो अब आसमान में उड़े और गा रहे थे यही 5 सेंटेंस। अचानक नीचे देखा कि दाना है, वहाँ पर जाल बिछा हुआ, वहाँ एक शिकारी था, वो उस जाल में आ गए और गाना यही गा रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच बुरी बला है, लालच में नहीं फंसना। वो अपने जाल में उन्हें सबको डाल के ले जा रहा है, लेकिन वो गाना ही चल रहा है। यही जीवन बन चुका है हम अधिकांश लोगों का। तो पहली चीज़, अगर ये पॉसिबल है तो अब आपको एक गेम खेलना पड़ेगा माइंड के साथ। शांत बैठना होगा और 5 से 10 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि आपसे भी कमज़ोर लोगों ने उन चीज़ों को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है। मेरे से कम नॉलेज वाले लोग मेरे से बहुत ऊपर हैं, तो ये इसका मतलब पॉसिबल है। एक ठीक है ना? सेल्फ मोटिवेशन की तरह। आपको एक रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। रेफरेंस इज द फाइबर ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का जो धागा है वो आपके रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस का मतलब आपके पास कितने अनुभव पड़े हैं। ठीक है ना? शुरुआत तो मेरी भी एक जगह से ही हुई थी, जहाँ पर आप ये समझिएगा कि 250 रुपये में मुझे मेडिकल स्टोर खोलना होता था और झाड़ू लगानी होती थी पहले रोड के ऊपर, ताकि लोग आएँ यहाँ पर। ये मेरी शुरुआत थी। ये आपकी शुरुआत थी। ये मेरी शुरुआत थी, और आज मैं अपनी लाइफ का जो मेरा अपना काम है उसमें अपने बेस्ट दे रहा हूँ, और बेस्ट ही मुझे रिवार्ड भी मिल रहे हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा इट्स पॉसिबल। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ जानता था कि अगर मेरे से भी कमज़ोर लोग ऊपर जा रहे हैं तो मेरे लिए तो एक दिन रास्ता खुलेगा। सिर्फ डिटूर हो गया, क्योंकि मेंटोर उतने अच्छे कई बार नहीं मिलते आपको रास्ता दिखाने वाले, या फिर आप यकीन नहीं कर पाते क्योंकि मैं ही अक्लमंद हूँ, ये मान लेते हैं सब लोग। थोड़ा सा हेल्थ पे शिफ्ट करते हैं। आपके मैंने वीडियोस देखे और आपने मिल्क को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध को एक जहर बोला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है, ये बात 1999 की है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आती थी कि जब भी सीज़न चेंज होता तो मुझे साइनसाइटिस बहुत हुआ करती थी, और उसमें मेरे माइंड का कोई रोल नहीं था, ऐसा लगता था। और कई बार जो एसिडिटी है वो भी बढ़ जाती थी, जबकि एसिडिटी मैंने ठीक कर ली थी। तो मैंने तब पाया कि, और मैं एंटी एजिंग प्रोसेस की तरफ जा रहा था, क्योंकि मैं उन बीमारियों से बुढ़ापे की तरफ जा रहा था 34 साल की उम्र में। तो तब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी प्रतीक, और तब मुझे एक रिपोर्ट मिली जो नेशनल साइंस अकेडमी की थी,
ठीक है, तो उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, फिर एक किताब में पढ़ा, उस किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर का नाम है एंथनी रोबिन्स और चैप्टर का नाम है एनर्जी। चैप्टर के एनर्जी के टॉपिक में उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बोला उन्होंने, मीट के ऊपर बोला है और फिजिकल हेल्थ के बारे में बोला है। तो उन्होंने लिखा फिर मिल्क के बारे में, और मिल्क के बारे में जो उन्होंने कुछ चीज़ें बोली, उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत सारी एलर्जी है, साइनसाइटिस है, एजिंग आ रही है, यानी कि बुढ़ापा आ रहा है, बाल गिर रहे हैं, या आपका गट खराब रहता है, तो आप कुछ दिन के लिए मिल्क छोड़कर देखें। उन्होंने सिर्फ मुझे प्रिसपोजिशन दी और मैंने जैसे दूध को छोड़ा तो मेरी सब समस्याएं ठीक हो गई। तो उन्होंने जो लिखा था वो मैं पूरा बोल देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि जब आपका जन्म होता है तो आपका वेट 6 से 8 पाउंड होता है, भैंस के बच्चे का 80 पाउंड होता है, 60 पाउंड होता है, ठीक है ना। जो हार्मोन आपके लिए ग्रोथ के लिए जरूरी है, वह हार्मोन आपको 21 साल में मैच्योर करते हैं। ओके। लेकिन भैंस के बच्चे के जो हार्मोन है वो उसे 2 साल में मैच्योर करते हैं। वह हार्मोन आपके लिए बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन लेकर आपकी सेल पर जा सकते हैं। भैंस का बच्चा 2 महीने बाद 2 साल में या तो सांड बन जाता है, भैंसा बन जाता है, या माँ बन जाती है। वो हार्मोन हम अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं? ये मेरा सवाल नहीं था, उसमें सवाल था। ये बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा कि आप दूध किस लिए पीते हैं? इसलिए पीते हैं क्योंकि आपको एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है कैसीन। उस किताब में लिखा है कि ये पाया गया है कि कैसीन, एक किताब में 86% लिखा, उसमें लिखा था 40 से 50% कैसीन हमारा लीवर डाइजेस्ट नहीं करता, मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, और वो जो कि त्यों आपके ब्लड में जाकर फॉरेन मटेरियल की तरह, एक विदेशी पार्टिकल की तरह घूमती रहती है, जो आपकी इम्यूनिटी को मार देती है या कंफ्यूज करके एलर्जी में बदल देती है या ऑटो इम्यून कर देती है। जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी बेकार की ऐसी चीज़ होगी जिसके साथ आपकी इम्यून सेल नहीं लड़ पा रही हैं, या तो सप्रेस हो जाएंगी, सप्रेस होगी तो ऐसे में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या फिर एलर्जी हो जाएगी जो मुझे हो रही थी, स्किन डिजीज हो जाएंगी, या फिर ऑटो इम्यून हो जाएगी, यानी कि मेरी सेल मुझे ही मारने लगेंगी, जिसको एलोपेशिया कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं। तो कैसीन बड़ी खतरनाक है, ठीक है ना। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि जितने भी ज़्यादा लोग वे बहुत खाते हैं ना, उनके बाल खत्म हो जाते हैं। ओके। समझ लीजिएगा, जबकि वे प्रोटीन है और आपके बालों को प्रोटीन ही चाहिए, तो फिर आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज ही नहीं कर रही है। बॉडी को प्रोटीन चाहिए और आपकी बॉडी क्या है? प्रोटीन मेकिंग मशीन, और प्रोटीन ही आप दे रहे हैं, फिर वो क्यों मार रही है? समझने की कोशिश करिएगा, इसके ऊपर फिर घंटों तक मैं बात कर सकता हूँ। अगली चीज समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा कि आप कैल्शियम दूध किस लिए पीते हैं? कैल्शियम के लिए, क्योंकि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आता कि यही सेंटेंस आपको क्यों बेचा गया, क्योंकि बचपन से आपको यही बेचा जा रहा है। कैल्शियम में तो और भी 70 तरह के मिनरल्स होते हैं, बोरोन का क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीज का क्या होगा, वो कहाँ से लाएंगे? इनमें से एक भी नहीं है। लेकिन अगली बात बताइएगा, अगर कैल्शियम ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मान लेते हैं, बाय द वे मैं बताता हूँ कि कैल्शियम बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आप इसे ज़्यादा ले रहे हैं तो। ये आपके हार्ट अटैक का और आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बनता है। दूध जो है आपके कैल्शियम का सत्यानाश करता है अपने ही। जो आपके पास भी कैल्शियम है वह दूध बर्बाद करता है। मैं आपको एक किताब और दे रहा हूँ, अब पेज नंबर दे रहा हूँ। किताब का नाम है व्हीट बेली, डॉक्टर का, लिखने वाले का नाम है डेविस विलियम्स। 30 साल का अनुभव है उनको, 30 ईयर्स के वो कार्डियो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। पेज नंबर है उस किताब का, व्हीट बेली का, पेज नंबर 192। क्लियर है? याद है इतना? याद रखिएगा, दूध आपके कैल्शियम को कम करता है और आपकी हड्डियों के टूटने का कारण बनता है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि हेट कमेंट आएंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं वो सुने। जैसे ही आप दूध पीते हैं, इमीडिएटली आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लक्स बनता है, यानी कि ये एसिड को क्रिएट करता है। एसिड जैसे ही क्रिएट होगा तो इमीडिएटली बॉडी की एक खास बात होती है प्रतीक, कि हमारी बॉडी अपने पीएच वैल्यू को, अपने मीडियम को 7.4 पर रखना चाहती है, एसिडिक नहीं होने देती। अगर हमारी बॉडी एसिडिक होते होते 0.5 तक पहुंच जाए तो हम मर जाते हैं। जब हमारा कोई भी बैक्टीरिया हमें अटैक करता है और जान ले लेता है, पता जान क्यों लेता है? क्योंकि वह हमारे अंदर इतने अपने मेटाबोलाइट छोड़ देता है कि हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है और फिर बच नहीं पाती, मर जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी अपने पीएच वैल्यू को 7.4 को बचाने के लिए कुछ भी करती है। अब आपकी बॉडी में एसिडिक मीडियम हो गया दूध के पीते ही, तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी? इसे एल्कलाइन करेगी। एल्कलाइन करने के लिए उसके पास 2 सेंटर हैं। एक सेंटर है आपके ब्लड में, जिसे हम बायोकार्बोनेट कहते हैं, तो वहाँ से वो बायोकार्बोनेट लेकर अपने एल्कलाइन मीडियम को पूरा कर लेगी। लेकिन पता है दूसरा कहाँ है? आपके दांतों में और आपके हड्डियों में, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। जब यहाँ से ख़त्म हो जाता है
तो अब आपकी बॉडी को अपने कार्बोनेट बनाने के लिए कहाँ से लेगी, वो आपकी हड्डियों से लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रही है उन जगहों पर जहाँ दूध पिया जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूध जिस प्रोटीन के लिए पीते हैं, आपको अभी यही नहीं मालूम हमें कि हमें प्रोटीन कितनी चाहिए। आप कहेंगे 1 किलोग्राम, 1 ग्राम पर किलोग्राम, हाँ, ये बहुत कॉमन ये कॉमन फॉर्मूला यूज बताया होता गया है। है, हाँ, लेकिन इसके रेफरेंसेस सिर्फ 2 कंपनियों ने दे रखे हैं। इसके बारे में मैं कभी बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो चाइल्ड से ग्रो करता है, रोजाना ग्रो करता है, ठीक है ना, हर महीने उसकी हाइट बढ़ती रहती है। उस समय उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलती है? मदर मिल्क से। आप जानते हैं मदर मिल्क में कितने % प्रोटीन होता है? चलो मैं आपको वो देता हूँ, गैस देता हूँ। 80%, 60%, 40%, 30%, 20%, 10%। कितना प्रोटीन मदर की मिल्क में होता होगा जो बच्चा इतना ग्रो करता है कि उसकी हड्डियां इतनी बड़ी होती हैं? अगर क्योंकि ग्रो बहुत कर रहा है तेजी से, तो मैं 80% अभी चूज 80%। करता हूँ। और कम करो, 10%। और कम करो। 5। इट इज जस्ट 2.86% प्रोटीन इन मदर्स मिल्क पहले साल के लिए, और अगले साल इट इज लेस देन 1.36। यानी कि इतने कम प्रोटीन हमें चाहिए। और जिस आदमी ने प्रोटीन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, अनलिमिटेड पावर एनर्जी का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उनका नाम पूरा मुझे याद नहीं है, वो इंग्लिश नेम है लंबा सा, लेकिन बी से शुरू होता है, बर्नार्ड ऐसे कुछ है, बर्नोट ऐसे ही कुछ नाम है। उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा है कि वट एवर प्रोटीन यू आर टेकिंग, योर बॉडी स्टार्ट्स अडोप्टिंग इट। और अधिक प्रोटीन लेने के लिए अभी ये सिर्फ एक बहुत बड़ी मिथ ज़्यादा बनी हुई है, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन अब दूध की बात थी, मैं इसलिए दूध को मना करता हूँ। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जिस दूध को आज आप पी रहे हैं, क्या वो हार्मोन फ्री है? उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, समझ गए मेरी बात? उनको समय से पहले बड़ा किया जाता है पशुओं को, उनको ज़बरदस्ती आप प्रेग्नेंट करते हैं। और उसके अलावा वो मिल्क भी अगर आपको मिल जाए तो गनीमत है। जिस मिल्क को आप पी रहे हैं, कुछ गारंटी नहीं कि वो मिल्क पशु का से भी आया है या वो कहीं से बन रहा नेचुरल मिल्क भी है कि नहीं है भी है। है भी या नहीं भी है। इसलिए मैंने कहा था, फिर भी पीना है तो भाई आप पी सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप यंग होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फील मोर एनर्जेटिक, लीव इट फॉर 1 मंथ। अगर आप एलर्जी छोड़ना चाहते हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज छोड़ना चाहते हैं, लीव इट फॉर 3 मंथ्स। अब आपने जैसे प्रोटीन और मिल्क पे बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, तो मैं चाहूँगा आप इस प्रॉब्लम के साथ इसका सॉल्यूशन भी दीजिए कि अगर इसको रिप्लेस करना है या इसको बेटर करना है कि हम कैल्शियम भी बेटर कर लें और प्रोटीन भी बेटर हो जाए, तो कोई सॉल्यूशन है इसका? कैल्शियम के लिए जो आपकी पागलपन है वो अनवारंटेड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। है ही नहीं। नहीं, हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए कैल्शियम के लिए। मैं आपको जो कैल्शियम के लिए जो अगर खाना है तो फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना? 1 लीटर दूध और 1 किलो शलजम के पत्तों में, शलजम के पत्ते वो कैल्शियम आपको देंगे, जितना आपकी बॉडी को चाहिए वह उतना रखेगी, और 80 to 90% कैल्शियम बाहर फेंक देती है आपकी बॉडी। अगर ज़्यादा कैल्शियम होगी तो आपकी आर्टरीज में जम जाएगी, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। बिल्कुल। जब हार्ट अटैक होता है तो पहले डॉक्टर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखते हैं आपको, ओके। जहाँ जहाँ कैल्शियम पड़ा वो चैनल ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिस चीज़ को आप कर रहे थे। दूसरी बात, आप इंटेस्टाइनल लेवल पर आपका कैल्शियम डाइजेस्ट हो रहा नहीं हो रहा, ये तो वही वाली बात है कि पैर की हड्डी टूट गई तो फेविकोल पियोगे क्या? ये तो गलती है ना। समझने की कोशिश करिएगा। गट आपका खराब हुआ पड़ा, जिसमें मिल्क का सबसे बड़ा रोल है। जितनी एसिडिटी, जितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकल रहे हैं आपके या ज़्यादा निकल रहे हैं, उसमें आपके दूध का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बढ़िया लाइफ जीना चाहते हैं तो 3 महीने करके देख लो। इससे पहले कि हेट कमेंट कोई लिखे, 3 महीने करके देख लो। आपको बुढ़ापा तेजी से आ रहा, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, आपके जोड़ खराब होने लग रहे हैं, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, आपको आपको आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको गैस बहुत बनती है, आपको कहते हैं माइग्रेन हो रहा है, आपका मूड बहुत ख़राब होता है, आपकी नींद ख़राब हो रही है, सारी बीमारी ले ली ना सिवाय कैंसर को छोड़ के। मैं ऑलमोस्ट। नाम तो मैं उसका भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक जाता नहीं, क्योंकि मैं एक रीडर मात्र हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले ही कहता हूँ। और मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा क्या खाना है, और कभी नहीं बताता हूं मैं। जीवन में याद रखिएगा, डाइटिशियन की लिखी हुई डाइट कभी नहीं खाता हूं मैं, क्योंकि डाइटिशियन मेरी डाइट को कैसे तय करेगा? मेरा पेट, मेरा गट मुझे बताएगा कि ये खाना, ये नहीं खाना। जिस चीज़ से मेरा गट, लोगों को अपना गट पढ़ना नहीं आता, इसलिए बीमार है। आप 5 चीज़ें छोड़ के देख लीजिएगा मेरे कहने से 3 महीने के लिए, क्या खाना है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल है। पहली चीज़, आप रिफाइंड ऑयल छोड़ दीजिए, वेज रिफाइंड ऑयल। ये बहुत खतरनाक है आपके गट बैक्टीरिया के लिए और गट लाइनिंग के लिए। ये बहुत खतरनाक है आपके पूरे के पूरे सेंसर्स के लिए जो गट के अंदर है।
दूसरा चीज़ छोड़ दीजिए शुगर। शुगर जो है एज प्रोडक्ट है। एज प्रोडक्ट का मतलब होता है AGE प्रोडक्ट। इसकी पूरी फॉर्म है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। जितनी शुगर आप खाते हैं वह आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी जो प्रोटीन पड़ी हुई है उसके साथ एक बाइंडिंग करती है। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ ये बन जाएंगे वही अंग खराब हो जाएगा। जब आपकी आंखें खराब होती हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बन चुके हैं, वहाँ पर शुगर जा चुकी है। बाल उड़ रहे हैं, शुगर जा चुकी है। स्किन खराब है, शुगर जा चुकी है। किडनी खराब है, शुगर जा चुकी है। पेज नंबर आई थिंक 192 पर ही है, जिसमें दूध और एक पट जो मैंने अभी बताया। किताब का नाम है व्हीट बेली, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम डेविस, पेज नंबर 192, 193, 194। ठीक है ना। शुगर को इमीडिएटली छोड़ दें आप। यहाँ पर लोग कहेंगे सर मीठा खा लें, गुड़ खा लें, क्यों खा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, जो भी आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट वो तो सिंपल शुगर में ही तो जा रहा है आपके अंदर। बॉडी को जितनी जरूरत है वो अपने आप बना लेगी, बाकी को फेंक देगी। क्यों आप अपने अंगों को बिना मतलब आई मीन बर्डन डाल रहे हो? मैं तो रोज कैलकुलेट करता हूँ। मैं तो, और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ जहाँ पर मीठा इतना खाया जाता था, मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है ना। तीसरी चीज आप छोड़ दीजिए व्हाइट सॉल्ट। सी सॉल्ट खाइए, सेंधा नमक प्लस सी सॉल्ट जरूर खाइए, समुद्री नमक। 90 से ज्यादा मिनरल हैं उसके अंदर जो आपकी बॉडी को मिलते नहीं कहीं से। आयोडीन पे क्वेश्चन करते हैं। आयोडीन उसमें पूरा है। ये तुम्हें गलत बताया गया, मुझे सेंधे नमक का नहीं पता, पर सी सॉल्ट में आयोडीन भी है, बोरोन भी है, मैग्नीज भी है। ठीक है ना। और वो सारी क्वालिटी है कि आपकी बॉडी को वो हाइड्रेट करे। एक बड़ी किताब में तो लिखा है कि कैंसर पेशेंट को वो यही पिलाते हैं। डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल की किताब है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलग टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। गड़बड़ ये है कि मैंने सारी वो ऑथेंटिक किताबें पढ़ रखी हैं। आगे दो चीज़ और छोड़ दीजिएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है ना। आपका ये दावा है कि ये चीजें, ये पांचों चीजें, 5 भी नहीं आई अभी। अच्छा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मुझे लगा, ठीक है पांचवी। और जो अगर आप डायबिटिक, प्री डायबिटिक और बुढ़ापे की तरफ तेज से जा रहे हैं तो वो है व्हीट। मीट। हाँ, जो जिसका ग्लिसिमिक इंडेक्स ही 72 है, ग्लूकोज का 100 है, 72 इसका है, शुगर का सिर्फ 59 है। शुगर से ज़्यादा आपकी व्हीट आपकी एसिड आई मीन डायबिटीज बढ़ा रही है। और ये GMO है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। इन 5 चीज़ों को आप 3 महीने छोड़कर देख लो, 3 से 4 महीने। ठीक है ना। इनमें इन 5 चीज़ों को मैंने छोड़ रखा। मैं तो आप कहेंगे क्या खाते हो, इनके अलावा कुछ है नहीं खाने के लिए। हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है कि आपने सब तो आप बंद करवा दिया। जो भी आपकी बॉडी आई मीन कहे आपसे खाने के लिए, मैं डाइटिशियन की को कभी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप जीवन में खाना खाने के बाद बता देंगे, आपके आप गट चुपचाप बैठ जाइए, 20 मिनट बाद आप बता देगा ये चीज़ बेकार की खाई है। फीलिंग एकदम से पिक्चर में बदल जाएगी। इसे हम ट्रांसडक्शन क्वालिटी ऑफ द बॉडी कहते हैं। हमारे गट के अंदर खास बात ये होती है कि अगर आपको कुछ दिखाई दे तो फीलिंग यहाँ से आ जाती है, ये आदमी बहुत बढ़िया है। गट फीलिंग कहते हो ना। गट फीलिंग कहते हैं। कभी माइंड फीलिंग तो नहीं कहा, हार्ट फीलिंग भी नहीं कहा, गट फीलिंग कहा ना। तो यानी कि जो गट की फीलिंग है वो इमीडिएटली पिक्चर में बदल जाती है। या फिर आप अपनी थाली में बैठ रखे हुए सामान को देख लो एक बार, और गट बता देगा इसमें से ये गलत है मेरे लिए। आपकी सेंसर काम कर रहे हैं वहाँ पर, सेंसर है वहाँ पर जो वेगस नर्व से जुड़े हुए हैं। वेगस नर्व के बारे में कभी फिर पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल भी करेंगे। कुछ व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चन है और है ना, मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चन के आंसर आप थोड़ा इफेक्टिव और शॉर्ट बताइए। फर्स्ट है, हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल विद NLP? बी ए गुड पर्सन एट हार्ट। कैसे पहचाने की लड़की आप में इंटरेस्टेड है? सिंपली, अगर आप नशा नहीं करते हैं तो ये आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपको इमीडिएटली पता देता है। जैसे ही आपको लगता है उसके ओरा में आके कि तुम्हें वहाँ सुकून मिल रहा है, समझ लीजिए उसके ओरा में आपकी कुर्सी बिछ चुकी है। तो ये तरीके से दोनों के लिए लागू हो जाता है। जी बिल्कुल। एक शॉर्टेस्ट टेक्निक जिससे इंसान अमीर हो सकता है? हमेशा अपने आप को इंटरनल वर्ल्ड में इमेज बनाइए और उसे गहरा इमेज बनाइए जहाँ पर आप उस लाइफ को जी रहे हैं जो अमीरों की लाइफ होती है। उस पिक्चर को देखते हुए अपने आप को पूरी तरह से शांत कर ले, वहाँ पर कोई एंग्जाइटी ना हो उस खूबसूरत वर्ल्ड को देखते हुए। मिल्क की तरह चाय भी हार्मफुल है? पूरी तरह से। सुबह की चाय जहर से ज़्यादा खतरनाक है। आपने सोप के भी यूज के लिए मना किया है, तो सोप के लिए अल्टरनेटिव? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बगैर सोप के ही नहाता हूँ। सिर्फ आई मीन थोड़ा सा ग्रोइन एरिया पर सोप लगाता हूँ और थोड़ा सा टॉयलेट के बाद हाथों को धोने के लिए।
मैंने पिछले 1 साल से, अब तो 1 साल करीब-करीब हो जाएगा जब ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे, 1 साल से साबुन का यूज़ नहीं किया। हाँ, मैं हफ़्ते में 2 से 3 बार ऐसा करता हूँ कि सी सॉल्ट को पानी में डाल एक मग में नहाने से पहले 1 चम्मच सी सॉल्ट को डालकर, एक टॉवल छोटा लेकर उससे पूरी बॉडी को पूरी तरह से उस सी सॉल्ट के पानी को अपनी बॉडी पर लगाता हूँ, जिससे मेरे गट स्किन के बैक्टीरिया खूब थोड़ा डेवलप रहते हैं। और उसके बाद 5 मिनट बाद मैं नहा लेता हूँ, और जितना मैल उतरना होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्किन उतार लेती है, आपको साबुन की ज़रूरत नहीं है। साबुन आपके 2% बैक्टीरिया को नहीं मार पाते हैं, वो वही है जो बेकार के हैं, और 98% बैक्टीरिया को मार देते हैं जो अच्छे वाले हैं, तो सी सॉल्ट सबसे अच्छा क्लींजर है। मेरे लिए। थैंक यू राम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपने, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं लोगों की, और आज से शायद लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँगे, सही तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएँगे, और आपने हेल्थ पे भी बहुत रोचक बातें बताई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। ओके।